बरसम आ गया बड़ी बहू। मिराल किचन में बरसम के लिए खाना निकाल रही थी जब वहां एकम ने इसके पास आकर इसे सवाल किया था। मुझे बस अभी आए हैं, मैं इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। बस ये मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रखे हैं, आज सर्दी बहुत है ना, सोच रही हूँ इन्हें चाय के साथ दूंगी। वो इन्हें देखते हुए बोली तो इनके चेहरे पर एक सुकून सा आया था। मिराल के हर अंदाज में बरसम के लिए बेतहाशा मोहब्बत होती थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती थी। काश इसकी गोद भी भर जाती तो वो हालीपन भी खत्म हो जाता। बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसा करो इसमें रिदा के लिए भी अंडे डाल दो, सर्दी बढ़ती जा रही है। मैं इसके लिए कान लपेटने के लिए मफलर बनाया है। वो भी दवाई से इस मौसम में इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वो फिक्रमंदी से कह रही थी, कोई जरूरत नहीं है इस बांझ के हाथों मेरी बहू का कोई भी काम करवाने की। न जाने क्या क्या बद दवाई देकर काम करेगी। मैं खुद अपनी बहू के लिए ये सब कुछ कर लूंगी। इस बांझ के हाथों कोई भी काम करवा कर मैंने बदशुगुनी नहीं करनी। आमना बेगम किचन में दाखिल होती सख्ती से कहने लगी थी, जबकि इनकी आवाज इतनी तेज थी कि इसे यकीन था बाहिर जनान खाने के तरफ बैठे बरजम ने भी ये बातें अपने कानों से सुनी होंगी। वो अच्छी खासी जल चला गई थी। अभी यकीन ये बातें सुनकर बरसम को फिर से किसी न किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने का दौरा पर जाना था। इतनी मुश्किल से तो एक हफ्ते से सुकून था, अब फिर सुकून तबाह हो गया था। इसे किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई इसे बांझ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन बरसम ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत जज्बाती हो जाता था और इसका ये जज्बातीपन इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसका बाप ना इसका बाप ना बनना एक हलास ही थी जो बरसम को बुरी तरह से हट कर रही थी। और यकीनन अब बरसम का मूड एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक फिर से खराब रहने वाला था। एक दफा फिर से सुकून का बेड़ा गर्क होने वाला था। मिताली इसका खाना लेकर बाहर आते हुए सामने मेज पर रखने लगी थी, जबकि वो काफी परेशान सा से देख रहा था। अम्ना चाची का लहजा तुम्हारे साथ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं इनसे बात करूंगा, इन्हें कोई हक नहीं है तुमसे इस तरह से बात करने का। वो परेशानी से बोला था, मुझे फर्क नहीं पड़ता बरसम, आप तो मेरे साथ अच्छे हैं ना, कोई मेरे साथ ठीक रहे या न रहे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ आप अहमियत रखते हैं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं आपका खाना दुनिया जाए बाहर में, आप खाना खाएं, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो मुस्कुराकर कहती अपनी जगह से उठने लगी थी। मेरे ऑफिस में एक औरत काम करती है, इसका कहना है कि इसको भी शादी के 11 साल तक औलाद नहीं हुई थी, लेकिन इसने एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था, जिसके बाद माशाल्लाह से इसके 2 बेटे हुए हैं। मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ली है। इस सैटरडे को हम इस सैटरडे इनसे मिलने के लिए जाएंगे, तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करवाएंगे। वो खाना शुरू करते हुए बोला तो मिराल हैरानगी से देखने लगी थी। क्या 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 जरूरत है बरसम, अभी तो हमने चेकअप करवाया ना, और फिर हम एक डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसा अलग अलग डॉक्टर से इलाज करवाना ठीक नहीं है। वो परेशानी से कहने लगी थी, लेकिन जिस डॉक्टर का कोई फायदा नहीं हो रहा, तकरीबन 3 साल से इसी से चेकअप करवा रहे हैं, अब कहीं और भी देखना चाहिए ना। और मैं अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, तो बस तैयार रहना। वो अपनी बात खत्म कर चुका था, जबकि मिराल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या, अभी सैटरडे आने में 4 दिन बाकी थे, वो कुछ ना कुछ सोच सकती थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो सो गई थी। अब इसकी आंख खुली तो इसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इससे पहले कि वो जिन बाहर आकर इस पर काबज हो जाता, इसका कमरे से बाहर भाग जाना बेस्ट था। मुंह किचन में ही धो लूंगी सोचकर फौरन शाबिर की शाल को खुद पर ओढ़ती वो बाहर भागी थी। आसिर रूम से बाहर आई तो रूहा बाहर धूप में बैठी नजर आई थी। इसने दरवाजे से खड़े होकर रूहा को देखा और फिर वहीं अंदर ही बैठ गई, जबकि रूहा जो कब से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, इसके वहीं अंदर बैठने पर फौरन ही उठकर अंदर आ गई थी। ओ हेलो मैडम, इतनी सर्दी में यहाँ अंदर बनने से बेहतर है कि बाहर चलकर धूप को एंजॉय करो। वो उसके सर पर खड़ी कहने लगी थी, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। वो इसे देखकर कहती शाबिर की शाल को खुद पर लपेटने लगी थी। हाउ रूड, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो, क्यों मैं तुमसे दूर रहूँ और तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगी। वो इसे घूरते हुए सवाल करने लगी थी। इसने अंदाजा लगाया था कि आसिर दबकर रहने वाली लड़की थी। अगर कोई नौकर भी इसके सामने चला कर खड़ा हो जाता तो वो इसे भी बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि तुम्हारे भैया ने मुझे मना किया है, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरा तुम्हारे साथ उठना बैठना, सरगोशियां करना। रात को इतना गुस्सा किया मुझ पर, इसीलिए अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम्हारे साथ भी नहीं बैठना। वो चेहरा फेरते हुए पूरा रूह ही दूसरी तरफ बदल गई थी। अच्छा, मतलब कि तुम भी निकली डरपोक, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर समझ रही थी। मेरा भाई बेचारा तुम्हारे हुक्म का गुलाम पक्का पक्का जन मरीद है। तुम इसे कहो सूरज मशरक से नहीं मगरब से निकलता है, तो इस बात पर भी आंखें बंद करके यकीन कर ले, और तुम उसकी बातें मान रही हो। वो इसके सर पर खड़ी जैसे से भड़का रही थी। ऐसे मत बोलो कुछ भी इनके बारे में, वो इतने पागल थोड़ी है कि इनको पता नहीं होगा कि सूरज मगरब से निकलता है या मशरक से। वो मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे और मैं झूठ क्यों बोलूंगी इनसे। वो रूह फेरे बगैर बोली थी, जबकि रूहा ने अपने सर पर हाथ मारा था। वो इस बेवकूफ़ को शोहर को कंट्रोल करने के तरीके सिखा रही थी और वो शोहर के हर हुक्म पर सर झुकाई जा रही थी। लेकिन नहीं, वो अपने खौफ टूटने नहीं दे सकती थी। यही तो एक आखिरी तरीका था इसके पास शाबिर के नाक में दम करने का। वो इतनी आसानी से तो आसिर को शाबिर की जी हजूरी नहीं करने दे सकती थी। इसे कैसे भी आसिर के अंदर की शरारती सी लड़की जगानी थी, जो शाबिर को खूब सा तंग करे। अरे मेरे भाई का चांद, तुम मेरी बात को समझी नहीं। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मेरा भाई तुम पर पूरी तरह से लट्टू है, तुम इसे अपने इशारों पर नचा सकती हो। वो इसके पीछे खड़ी सरगोशनाना अंदाज में जैसे बहुत बड़ी बात बता रही थी, जब इसे पीछे से हल्के से गला खंगारने की आवाज़ सुनाई थी। रूहा तो उछलकर दूर हुई थी, अपने पीछे खड़े शाबिर को देखकर इसकी आंखों के सामने आसमान जमीन घूम कर रह गए थे, जबकि जिस तरह बस साथ निगाहों से इसे घूर रहा था, इसे यकीन था इसके जिस्म से बात से रूह फना होने को है। जबकि इसके गला खंगारने पर आसिर भी अपनी जगह से उठकर से देखने लगी थी, जो बेहद गुस्से से रूहा को घूर रहा था, जैसे अभी इसे कच्चा खा जाएगा। मॉर्निंग कैसी रही तुम्हारी डेट, कब आए थे तुम लोग वापस, लगता है हमारे सोने के बाद आए थे। वह सुबह जॉगिंग से वापस आया तो इसे अखराज वहीं गार्डन की तरफ मिला था।
जी, हमारी वापसी तो काफ़ी देर से हुई थी, लेकिन आप रात को कहाँ थे? मेरा मतलब है कि हाला बता रही थी कि आप रात को अपने रूम में नहीं सोए थे, बल्कि स्टडी रूम में सोए थे। वो इसे देखते हुए कहने लगा, थोड़ी देर पहले ही मुलाज़िमा इसे बता रही थी कि ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि अवतार साहब अपने कमरे में नहीं सोए। स्टडी रूम में कुछ काम था, काम करते-करते आँख लग गई। पता नहीं चला, वरना तुम्हें तो पता है अपने कमरे के अलावा मुझे और कहीं नींद नहीं आती। हाँ, बिल्कुल, फिर तो सारी रात बेआरामी ही रही होगी। भाई, मुझे पता है आप खुद भाभी वाले कमरे में रात को नहीं सोए। भाई, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अगर आप में और भाभी में सब कुछ ठीक हो गया है, भाभी वापस घर पर आ गई हैं, तो आप लोग अभी एक कमरे में क्यों नहीं रह रहे? वो मज़ीद इसके बहानेबाज़ियों को इग्नोर करता सीधे अपने मुद्दे पर आया था। सीधे अपने मुद्दे मुद्दे पर आया था। क्योंकि मैं इस पर साबित नहीं कर पाया कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे साथ वापस घर आ गई है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं जब तक इस आदमी को इसके सामने ना लाऊँ, तब तक वो मुझ पर यकीन नहीं कर सकती। और इसे अपने यकीन दिलाने के लिए मुझे इस आदमी को इसके सामने लाना होगा, ताकि इसके दिल से ये बात निकल जाए कि मैंने कभी इसे तलाक दी है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ार। मैं इसे किसी तरह की टेंशन में नहीं डालना चाहता। इसकी मर्ज़ी मेरे लिए अहमियत रखती है। मैं इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मैं इसके साथ मोहब्बत का तल्लक बनाना चाहता हूँ। इसे हर तरह की टेंशन से दूर रखना चाहता हूँ। मैं जो पिछले अपना नुकसान करवा चुका हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। यकीन करो, मैं इस औरत को सुकून से नहीं रहने दूँगा। इसने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की है। मैं इसे तबाह और बर्बाद कर दूँगा। खैर, मैं अंदर चलता हूँ, पता नहीं परी जाग रही होगी या अभी सो रही होगी। मेरे कपड़े भी वहीं कमरे में हैं। वो फ्रेश होकर बाहर निकलेगी तभी जाऊँगा इसके कमरे में, कहीं वो अनकंफर्टेबल फ़ील ना करे। हरताश इसके कंधे पर हाथ मारता अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जबकि इसकी जॉगिंग पर जाने की थोड़ी देर बाद ही परिवेश फ्रेश होकर कमरे से निकल आई थी। और इस वक्त वो बाहर लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को देख रही थी। हरताश को अंदर आते देखकर वो इसकी तरफ आई थी। जब इसके दोनों भाइयों को एक साथ खड़े देखकर वो क्या बात कर रहे थे वो सुन चुकी थी। अताश की सारी बातें इसने सुनी थी। इसके लहजे की सच्चाई वो महसूस कर सकती थी। वो इसे कंफर्टेबल माहौल देना चाहता था। उसकी वजह से अपने कमरे में नहीं आता था, और जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित ना कर दे, वो फासला भी कायम रखना चाहता था, ताकि इसको बद किरदार ना समझे। इसका दावा था कि इसने इसे तलाक नहीं दी। वो फोन कॉल एक झूठ थी, किसी की साजिश थी, और अब तो परिवेश को खुद भी यही लगने लगा था। इसका अपना दिल अताश पर यकीन करने पर मजबूर होने लगा था। शाहवीर भाई, वो यासीर को समझा रही थी। वो हर बराहत में कुछ कहना चाहती थी, जब शाहवीर ने इसे खामोश करवाया। मैंने तुम्हें अपनी बीवी के आसपास आने से मना किया था, फिर तुम इसके पास क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बीवी से दूर रहो। शाबिर के लहजे में सख्ती थी। हाँ, मैं भी इसी को यही बोल रही थी कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात नहीं करनी आपको पसंद नहीं है। आसिर फ़ौरन उठकर इसे सफाई देने लगी थी, और ये तुम इसे दूर जाने के बजाय तुम्हारे कान में फिर से सरगोशियाँ कर रही थी, और तुम इसकी सरगोशियाँ सुन रही थी। शाबिर ने इसे देखकर ज़रा सख्ती से कहा, सलाख तो इसे ऐसी बात की लग रही थी कि वो इसकी सरगोशियाँ सुनती है और रूहा इसके कान में सरगोशियाँ करती है। मैं इसको मना कर रही थी। आसिर ने बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई दी थी। दूर रहो तुम, खबरदार जो इसके कान में सरगोशी की। वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। शाबिर का लहजा सख्त था, जबकि रूहा की शरारती रग भड़क उठी थी। ओहो, तो मसला सरगोशियों में है। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। अब हर तरह की जलन का इलाज नहीं है मार्केट में। रूहा बेहद कम आवाज़ में बोली थी, जबकि शाबिर इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की थी। कहना क्या चाहती हो? इसका लहजा सख्त हुआ, और रूहा की मनमनाहट इसे आग लगा रही थी। कुछ नहीं कहना चाहती, आपसे बस असीर को कुछ कहना है। वो कहते हुए अचानक ही असीर के कान के करीब झुकी थी। असीर ने फिर से पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए इसकी सरगोशी सुनना चाही थी, लेकिन इसे समझ कुछ नहीं आया था। जब अचानक ही रूहा ने अपने कान इसके लब्बों के करीब करते इसका चेहरा शाबिर की निगाहों से छुपाया था। असीर कुछ नहीं बोली थी। पता नहीं वो क्या जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन इसकी खामोश रहने पर आंखें दबाकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना सरगोशियाँ करने से? शाबिर ने सख्ती से इसे घूरते हुए पूछा, जबकि वो नफी में सर हिलाने लगी थी। इसने तो कोई सरगोशी की ही नहीं थी। मैंने नहीं की, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोली। मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, और ना ही इसने मेरे कान में कुछ बोला। वो सुन मक्कर मुक्के चली गई है। वह परेशानी से अपनी सफाई देने लगी थी, जबकि रूहा अपने कमरे पर के दरवाजे पर रुकी से असीर पर बड़ा तरस आया था। वेरी गुड असीर मेरा, और अपना सीक्रेट कभी भी शाबिर भाई को मत बताना, हम बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे। लव यू मेरे भाई का चांद। वैसे फ्लाइंग की स्थिति अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि शाबिर कभी गुस्से से तो कभी ऊपर वाले के दरवाजे को घूर रहा था, जिसमें अभी रूहा गायब हुई थी। वो झूठ बोल रही है, कोई सीक्रेट नहीं है, वो झूठ बोलती है। असीर अब की दफा सचमुच में परेशान हुई थी, कहीं ये जिन इसे खा ही ना चाहिए। अब अपनी सुरख आंखों से जिन से घूर रहा था। जानता हूँ मेरा बच्चा, वो मुझे तुम्हारे आसपास नजर ना आए, वरना ज़ाया हो जाएगी वो मेरे हाथों से। वो उसके पास आता इसे अपने साथ लगाते हुए समझाने लगा था। मैं इसे दूर जाती हूँ, वो मेरे पास आती है। वो बहुत गंदी है, वो बहुत परेशानी से कहने लगी थी। अजीब ननद मिली थी इसे, जो इसे फंसा रही थी। वो बड़ी मासूमी से नाराजगी दिखाते हुए बोल रही थी, जबकि अचानक से रूहा अच्छी है इससे गंदी हो गई थी। शाबिर इसकी बात पर अपनी हंसी छुपा गया था। इस लड़की की बातों ने इसे पागल करके रखा था। वो इसकी कौन कौन सी बात पर मर मिटता कि लड़की से हर अदा से घायल कर रही थी। अखराज थोड़ी देर ठंडा हवा लेकर वापस कमरे में आया, तो इसे सुबह सुबह जागने की आदत थी। पहाड़ ऊपर तो सोना भी महाल था। अहराज थोड़ी देर ठंडी हवा लेकर वापस कमरे में आया था। इसे सुबह सुबह जागने की आदत थी। पहाड़ों पर सोना तो वैसे भी मुहाल था। वो नींद में हर वक्त अलर्ट रहने वाले लोग थे। इसका काम ही कुछ ऐसा था। वो एक लम्हे को भी बहुत होशियारी से जीता था, लेकिन आशिक की पनाहों में तो वो दुनिया बुला देना चाहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आशिक को गहरी नींद सोते हुए देखा था। बेचारी एक तो इसके साथ थकी हारी आई थी, और रूम में आकर इसने इसे मजीद अपनी बेवाकियां दिखाकर इसे थका दिया था। गुड मॉर्निंग जानम, उठ जाओ यार, तुम्हें इस तरह से सोते देखकर मेरी नीयत खराब हो रही है।
वो इसके पास पैर पर लेटा इसे अपने दोनों बाहों में कैद करते हुए इसके गाल पर जानदार बोसा दे चुका था। पीछे हट जाए राज, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे यहाँ पर। एक तो सारी रात सोने नहीं दिया, अब भी सुकून की सांस नहीं लेने दे रहे। हाँ थोड़ी देर के बाद आकर तंग कर रहे हैं, सोने दे मुझे। बस की बाहों का हिसार खोलते हुए आंखें यूं ही बंद किए लेटी हुई थी। फिलहाल यकीनन इसका जागने का कोई इरादा नहीं था। तो जाना मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हारी बाहों के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा यार कितना सोना है, बस इतनी नींद काफी होती है। इसे बाजू से पकड़कर बिठाता हुआ खुद इसके पीछे बैठ गया था, जबकि इसका सहारा पाते हुए इसके सीने से टेक लगाती आंखें बंद किए हुए थी। वह किसी की हिम्मत पर जागने को तैयार ना थी और यूं वो अकेले सारे घर में घूम घाम कर थक थकने लगा था। परी काफी स्वीट नेचर की लड़की थी, लेकिन वो स्वीट नेचर की लड़की इस वक्त शायद इसके भाई के साथ टाइम गुजारना चाहती थी, तभी तो इसे सिर्फ सलाम देकर इसके करीब से गुजर गई थी। शायद नहीं, यकीनन वरताज को ढूंढ रही थी। वो पूरे गाउन वो पूरे घर का लौंड लगाकर अच्छा खासा बोर होता वापस बेडरूम में आ रहा था ताकि अपनी बीबी को तंग कर सके। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, सोने दे नजार मुझे प्लीज प्लीज। वो एक नजर सामने वॉल क्लॉक को देखते हुए दोबारा से बेड पर गिरने लगी थी। यार क्या करोगी सोकर, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और तुम्हें सोते देखकर मेरी नीयत खराब हो रही है। फिर तुम मुझसे नाराज हो जाना है कि मुझे हर वक्त रोमांस सोचता रहता है। अच्छा चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम कह रही थी ना इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। वो कैसे भी इसे जगाना चाहता था। हाँ ना, मैं जाकर आपके साथ चलूंगी, नींद तो पूरी करने दें, आपने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। वो प्यार से इसे समझाते हुए बोली थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे लगता है मुझे अपने असल रूप में आना पड़ेगा। इसके बेड पर लेटने पर वो जरा सा इस पर झुकता, इसके लबू पर अपने गर्म सांसें बिखेरने लगा था। जब अगले ही लम्हे वो आंखें खोलते इसे कंधे से पकड़कर खुद से दूर करने लगी थी। मैं सच्ची सच्ची कह रही हूँ जार, अगर आपने तंग किया ना, मैं आपके साथ जाना कैंसिल कर दूंगी। वो धमकियों पर उतर रही थी और कोई तरीका नहीं था इस इंसान को कंट्रोल करने का। उठाकर ले जाऊंगा, किसी में दम है तो रोकर दिखाए। वो नाक से मक्खी उड़ाता इसके लबों पर अपने लब रख गया था। नहीं करे जार, नहीं करे ना जार, हमने शाम को आपके दोस्त के घर भी जाना है। मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे। उसके लबों को बख्शिता इसकी गर्दन में पर जानलेवा बोसों की बौछार करने लगा था। जब आशी ने इसे समझाते हुए कहा था, तुम्हारे लिए नींद मुझसे ज्यादा जरूरी है। अब की दफा वो नाराजगी से बोला तो आशी की जान हवा होने लगी थी। शख्स की नाराजगी से बर्दाश्त न थी। अच्छा नहीं सोती मैं, आप नाराज मत हूँ प्लीज। वो परेशानी से कहने लगी क्योंकि वो अचानक इससे दूर हुआ था। जब इसे परेशान होता देखकर वो मजीद नाराजगी दिखाने लगा। इसकी जरा से रिएक्शन पर वो समझ गया था कि इसकी नाराजगी कितनी अहमियत रखती है। कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद प्यारी है ना, तुम्हें सो जाओ, शाबाश। मैंने भी तो सारी रात तुम्हें जगा रहा था। अगर तुम्हें नहीं सोने दिया तो मैं कहाँ सोया हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मैं भी तो सारी रात तुम्हारे साथ जाग रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं सोने दिया तो मैं कहाँ सोया हूँ। फिर भी मेरे लिए नींद से कहीं ज्यादा ये लम्हात हाथ हैं जो तुम्हारे साथ गुजरेंगे। लेकिन नहीं, तो मेरे लिए तो तुम्हारी नींद प्यारी है, सो जाओ तुम। मेरी ही गलती है, सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब करने आके बाहर जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ थोड़ी देर घर से ही बाहर निकल जाता हूँ। बीवी तो वैसे भी मुंह नहीं लगा रही, सर के ही छान कर आता हूँ। वो उठकर खड़ा होता हुआ था जबकि आशी भी इसी स्पीड से इसके साथ उठती से पीछे से हक कर चुकी थी। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ नाश्ता करेंगे, धूप में बैठेंगे, मेरे घर भी तो जाना है ना। आप मुझे प्यारी सी ड्रेस लेकर देंगे जो मैं रात को पहनकर आपके साथ आपके फ्रेंड के घर पर चलूंगी डिनर करने। कितना कुछ करना है, फजूल में नींद में क्यों वक्त बर्बाद करना है। आप भी तो जाग रहे हैं। वैसे पीछे से ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो इसे आजाद कर जैसे वो इसके जैसे वो इसके हिसाब से आज़ाद हो जाएगा। हालांकि हकीकत तो ये थी कि वो इस हिसाब से कभी निकलना ही नहीं चाहता था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जानम इतना कुछ है करने के लिए, तुम क्यों फजूल में नींद में वक्त बर्बाद कर रही हो। हम दोनों साथ सोएंगे, चलो नाश्ता करते हैं फिर घूमने निकलते। वो खुशी से इसके साथ घूमते हुए इसके चेहरे को थामता, इसके चेहरे के सारे नखुश को दिल बराना अंदाज में चूमते हुए इसे अचानक जमीन से उठाकर घुमा गया था। जबकि इसके यूं खुश होने पर आशिक की खिलाकर हंसती इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी। वो साथ बैठे मूवी एंजॉय कर रहे थे जबकि मोमरुश का पैर बार बार कभी इसके पांव पर आकर लगता, कभी इसकी गोद में आ जाता। यरमान इसे घूर कर रह जाता और फिर इसका पैर पटकने वाले अंदाज में खुद से दूर करता। लेकिन मजाल था जो इसके पैर को जरा सा सुकून आता हो। अरे अरे देखो, बड़े बड़े लोग आए हैं आज। वो दोनों मूवी को एंजॉय कर रहे थे जब मोमरुश ने अचानक ही दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए अंदर दाखिल होते वारद का वेलकम किया था। आपको कैसे फुर्सत मिल गई अका, हमें तो लगा था कि अब आपकी शक्ल हमें महीनों पर देखना नसीब होगी, या फिर आप यहाँ पर अपने बेबी की पैदाइश पर तशरीफ लाएंगे। यरमान उठकर खड़ा होता इसके सीने से लगा था जबकि इसकी बात पर मुस्कुराते हुए वहीं इनके बीच में बैठ गया था। अका प्लीज, कम्बल वाला मजाक नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है और मैंने खुद अपने पैर बड़ी मुश्किल से गर्म किए हैं। मोमरुश ने अपना कम्बल इसकी पहुंच से दूर किया था। कितने बद इखलाक भाई हो तुम। यहाँ तुम्हारा भाई सर्दी से मरा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गर्म बिस्तर में ना आऊँ। वो अच्छे मूड में होने की वजह से इस पर से कमल खींचने लगा तो वो टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठा पूरी तरह से पैक था कि सर्दी इसके पास ना पहुंच पाई। वो सर्दियों में जरूर से ज्यादा एहसास हो जाता था। इसे सर्दी में सिर्फ तब नहीं लगती थी जब वो अपने काका को तंग कर रहा हो या फिर इसकी निगाहों के सामने नायरा जलवे बखेर रही हो। लेकिन फिर भी बार बार यरमान के साथ भी पंगेबाजी करना अपना फर्ज समझता था। कभी इसके कमर में अपने पैर घुसाता तो कभी अंगूठे और उंगली की मदद से इसका कमर खींचकर इसे तंग करता था। अका बिल्कुल लिहाज ना करे, खींचे इसका कमल, कब से इसने मुझे तंग करके रखा हुआ था। आपकी दफा यरमान ने मैदान में आते हुए एक लम्हे में ही कमल खींचकर दूर फेंका था जिस पर अगले ही लम्हे वारद ने कब्जा जमाया था। जब से वारद की शादी हुई थी इत्तेफाक से कभी इसका अच्छा मूड देखना नसीब नहीं हुआ था। ओहो प्यारे अका,
क्या याद करेंगे आप? आपके दूसरे निकाह की खुशी में मैंने अपना कम्बल आपको तोहफे में दिया। वैसे भी अस्पताल में कम्बल की तो बड़ी कमी है। वैसे भी बहुत बड़ा दिल है मेरा। रख लीजिए आप ही। अब की दफ़ा वो खुले दिल से बोला तो भारत ने कम्बल को ठीक से खुद पर लपेटा था। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और ये गर्म कम्बल सचमुच में इसके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। लेकिन इस नेमत को मोमरेश ने इसे अकेले एंजॉय न करने दिया था, बल्कि इसके साथ ही कमल में घुस गया था। बड़े अब्बा मुंतजर शाह के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। इनके खानदान के अंदर ही शादियां करवाने का रवाज था। इसके लिए उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादियां अपने ही खानदान में करवाई थी। सबसे बड़े बेटे शुजाहत शाह थे, जिनकी शादी ज़ुबैदा बेगम से हुई थी। इस खानदान में इनका बड़ा रुतबा और दबदबा था। सब लोग इन्हें माँ बेगम कहकर बुलाते थे। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बरजम शाह, जो शुजाहत शाह का बेटा ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की पहली खुशी था। इससे छोटा यरमान शाह और इसके बाद नायरा थी। जबकि मुंतजर शाह के दूसरे बेटे वजाहत शाह के भी 3 औलादें थी, जिनकी 3 औलादें थी। इनकी शादी अपनी फुफोजाद आमना से हुई थी, जो एक काफ़ी तेज़ तराज औरत थी। इनका सबसे बड़ा बेटा वारिस शाह था, जो इस खानदान में बागी कहलाता था। जबकि इसके बाद इनका दूसरा बेटा मोमरेश शाह था। इस खानदान का सबसे शरारती लड़का कहलाता था। इन दोनों की लाडली और छोटी बहन हवाइश थी, जिसकी कोई भी हवाइश मोमरेश पूरी नहीं होने देता था, क्योंकि वो इसके साथ पंगेबाजी करना अपना फ़र्ज समझता था। मुंतजर शाह का तीसरा बेटा सिकंदर शाह था, जिसने शादी के बाद भी अपनी अय्याशियाँ न छोड़ी, तो मुंतजर शाह ने सजा के तौर पर ये खानदान बिलादरी से अलग कर दिया था। इसके 2 ही बच्चे थे, शावेज शाह और रूखा शाह। जबकि इनके चौथे बेटे सुल्तान शाह का सब बस एक ही बेटा था, जिसका नाम मुजावर शाह था। मुजावर शाह हवेली के सख्त असूलों के खिलाफ था। इसे हवेली में घुटन होती थी और जब से दिल की दुनिया उजड़ी थी, इसे हर चीज़ से उलझन होने लगी थी। इसने बचपन से किसी के साथ खौफ सजाए थे। एक वक्त था जब वो वारिस शाह की तरह किसी के लिए लड़ता था। लेकिन वक्त ने ऐसा सितम किया था कि सर उठाने के काबिल भी न रहा। इसे खुद से नफरत हो गई थी। वो महफिल में बैठना छोड़ चुका था। हालांकि कोई इसे इस मामले में कुछ नहीं कहता था, लेकिन फिर भी इसे जैसे हर नजर अपना मजाक उड़ाती हुई महसूस होती थी। मुंतजर शाह की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी मिसबा शाह की शादी अमेरिका में हुई थी। मिरालिनी की बेटी थी, जो पाकिस्तान पहली दफा आते ही बज़म शाह की मोहब्बत में इस कदर डूबी थी कि इसे वापस जाने का होश ही न रहा था। जबकि दूसरी बेटी रिहाना का कहीं साल पहले इंतकाल हो चुका था। रिदा अपनी माँ रिहाना की वफात के बाद अपने नाना नानी के पास रहने के लिए आ गई थी। वो छोटी थी, तकरीबन 4-5 साल की। जब इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, वो तब से ही इसी घर में रहती आई थी। फिर एक दिन पता चला कि इसका बाप भी इंतकाल कर गया है। रिदा रिहाना की इकलौती औलाद थी, जिसे वो दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने रिदा के होबो को सच कर दिखाया था। वारद को इसका हमसफर बनाकर, लेकिन इस मामले में वारद के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की गई थी, क्योंकि किसी के हौफ से जाने के लिए उन्होंने वारद के हौफ चकनाचूर कर दिए थे। और अपने साथ हुई इस बेइंसाफी को इसने बड़ी होशियारी से एक डील की नज़र किया था। इस वक्त वो तीनों बाहर बैठे टीवी पर चलने वाली फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, जब बज़म के साथ मुजावर भी वहां पर आ गया था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। वारद को देख बरजम को खुशी हुई थी। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। बरजम का आ ही गए हैं तो ज़रा चाय पिलवा दीजिए, बड़ी तलब हो रही है। मूवी का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। मोमनिश ने कमल से ज़रा सा मुंह निकालते हुए से बताया था कि वो भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बनाओ मेरे लिए भी जगह। बरजम ने अपने पैरों से जूते निकालते हुए कहा तो वारद ने फ़ौरन अपने कमल में बरसम के लिए जगह बनाई थी। जबकि यरमान ने मुजावर को बुलाया। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। मुजावर यरमान के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला था, अरे बैठ जा यार, क्यों कहीं जाएगा, सारे मिल बैठकर एंजॉय करते हैं ना। यरमान ने इसे खींचकर अपने साथ सोफे पर बिठाया था। वो मजबूर होकर के साथ बैठ गया। थोड़ी ही देर में इनका चाहा सा माहौल बन गया था। इनके कहकों की आवाज़ नानहाने तक जा रही थी। बड़े अरसे के बाद हवेली में ऐसा शोर गूंजा था। अपने कमरे में आराम करते बड़े अब्बा सुकून से इनके कह के सुन रहे थे। सर, यही वो आदमी है जो आपकी आवाज़ निकाल कर आपका इतना सारा नुकसान करवा चुका है। इसे थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी। वो इस वक्त घर पर मौजूद था। इसे जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना था। परी घर पर बिल्कुल अकेली थी। इसने घर के अंदर काम करने वाली खास मुलाजमा को इसका खास ख्याल रखने के लिए कहा था, जबकि घर के बाहर भी इसने परिवेश की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया था, क्योंकि वो रेशम भाई जैसी औरत पर यकीन नहीं कर सकता था। वो इसके बच्चे को मरवा सकती थी, तो वो यकीनन परिवेश के साथ भी कुछ भी गलत कर सकती थी। जॉगिंग के बाद वो अंदर जाने लगा तो मुलाजमा ने इसे बताया था कि परिवेश बाहर लगे गार्डन के पौधों में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी। परिवेश को अपने लिए एक अच्छी एक्टिविटी मिल गई थी। इसके गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, जिनके बारे में तफसील जानने में परी को अच्छा खासा टाइम लगना था। इसलिए पुलिस स्टेशन से कॉल आते ही वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था। आप लोगों को यकीन है कि यही वो आदमी है। इसने अंदर कुर्सी पर बैठे आदमी को देखकर पूछा था, जिसे आज ही पुलिस जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार करके लेकर आई थी। जी सर, इसने खुद कबूल किया है। इसने ये भी बताया कि ये सारा काम करने के लिए आपके चाचा नहीं इसे कहते थे, और इसकी अलग से कमीशन भी होती थी। इसे काफ़ी रकम दी जाती थी इस काम के लिए, क्योंकि इसकी आवाज़ हर दर्जे आपसे मिलती थी। मैं तो खुद हैरान रह गया। वो नॉर्मल जब बात करता है तब इसकी आवाज़ बिल्कुल आप जैसी है। असल और नकल आवाज़ में फ़र्क करना नामुमकिन सी बात है। हाँ, इसकी बात करने का अंदाज़ा अलग है। यकीनन आप जैसी बात करना इसे सिखाया गया होगा, लेकिन 19-20 का भी फ़र्क नहीं है आपके और इसकी आवाज़ में। इंस्पेक्टर से देखते हुए बोल रहा था। इसका यकीन जाहिर कर रहा था कि वो इस आदमी के साथ भी काफ़ी तफसील से बात कर चुका है। आप बताइए, आपने क्या करना है? इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा देनी है। हम इस पर लंबा केस भी चला सकते हैं। आपका जितना नुकसान हुआ है इसकी डिमांड भी कर सकते हैं। नहीं, मैं इस पर कोई केस नहीं करना चाहता। मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आप इसे छोड़ दीजिए। वो इसे देखते हुए कहने लगा तो वो अपना मसला इन्हें खुलकर पुलिस वालों के सामने नहीं रख सकता था। ये इसकी बीवी की इज्जत का सवाल था। ठीक है सर, आप ले जाए, हमें कोई मसला नहीं है। अगर आप इस पर कोई केस नहीं करना चाहते तो आप इसे लेकर जा सकते हैं। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने दीजिए। वो इसे टेबल पर चलने का इशारा करते हुए बोला तो अरताश ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था।
अरताश कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद इसकी ज़मानत करवा कर इसे अपने साथ ले गया था, जबकि वो आदमी खामोशी से इसके साथ आ गया था। फिलहाल तो वो इसके लिए किसी रिश्ते से कम नहीं था। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी ज़मानत करवा दी, वरना तो मेरी कोई ज़मानत ही नहीं कर पाता। वह इसके साथ गाड़ी में बैठे से इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो हरगिज़ नहीं जानता था कि जिसके सामने बैठा है वो इंसान ताशा है, जी, जिसकी आवाज़ में वो इस वक़्त इससे बात कर रहा था। शुक्रिया मत कहो, क्योंकि मैं अपना एहसान की कीमत तुमसे 100 समेत वापस लूँगा। अरताश उसकी आवाज़ सुनते हुए अचानक बोला, तो अरताश ने एक नज़र से देखा था इसके सवाल का जवाब देना यकीनन इसे ज़रूरी नहीं समझा था। आज से तकरीबन 11 दिन पहले तुमने एक लड़की को फ़ोन करके ये कहा था कि मैं यानी कि अरताश शाह इसे तलाक दे रहा हूँ। वो गाड़ी एक तरफ रोकते हुए अब इसे सवाल कर रहा था। मुझे बहुत बड़ी कीमत मिली थी इस काम के लिए। ये मेरी किस्मत है या कुछ और? मेरी आवाज़ आपसे मिलती है, काफ़ी अरसे से आपकी आवाज़ निकाल कर पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन इस दिन तो इस औरत ने सीधा-सीधा मुझे 5 लाख रुपए की ऑफ़र कर दी थी। मैं इनकार नहीं कर पाया। चटाक वो बोल ही रहा था जब अरताश ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर लगाया था। बेगैरत इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी मौत के मुंह में जाती-जाती बची है। तुम कहते हो कि तुम्हें पैसे का लालच आ गया था, तुम इनकार नहीं कर पाए। एक घर तबाह करते हुए वो इसे गर्बान से पकड़ता घुराया था, जबकि इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे अभी ज़मीन के नीचे दफना दे। क्यों किया है तुमने ऐसा? किसके कहने पर किया? सब मुझे बताओ। वो गहरा सांस लेता इसे मज़ीद सवाल करने लगा था। मुझे नहीं पता, मुझे किसी औरत का फ़ोन आया था, आपके चाचा जान शायद ने इसे कहा था कि मुझे फ़ोन आएगा और मुझे बस इस औरत की बात माननी थी। मुझे एक नंबर दिया गया था जिस पर कॉल करनी थी, मुझे जो कहा गया मैंने बोल दिया। वो हरूफ बहरूफ अपने अल्फाज इसके सामने दोहरा रहा था। उसके ये अल्फाज परी के लेकिन इतने तौहीन-आमेज़ थे, इसके लहजे की नफ़रत याद करते हुए अरताश का दिमाग घूमने लगा था। परिविश ने किस तरह से ये अल्फाज सुने थे, वो कितनी अज़ियत का शिकार हुई थी। वो सख्ती से आंखें मीच के उस इंसान को जान से मार देना चाहता था। ये सब करवाने वाली और कोई नहीं थी सिवाय रेशम भाई के। वो पहले ही जानता था, बस इसे ये सब कुछ कन्फर्म करना था। मैं तुम्हें रेशम भाई से दुगनी कीमत दूंगा। तुम मेरी बीवी के सामने जाकर इस बात को कबूल करोगे कि इस दिन फ़ोन पर तुम थे? वह बकवास तुमने की थी, मैंने नहीं। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पहली औलाद खोई है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी के सामने जाकर सब कुछ सच बताना होगा। इसके बाद इसके रेशम भाई को एक याद दिलाऊंगा और उसके बाद मैं इस रेशम भाई को औकात याद दिलाऊंगा। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, जबकि वो आदमी माथे से पसीना साफ करता सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। मेरे अका, प्यारे अका, इनके ऊंचे ऊंचे कह के सुनकर ऊपर से भागती हुई काका सीधी आकर वारिस के सीने में छुपी थी। ओहो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा काका। वो इसे अपने सीने में छुपा था, इसके माथे पर अपने लब रख चुका था। कहाँ चले गए थे आप? इतने दिनों से मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आप शुक्र करें, कहाँ चले गए थे आप इतने दिनों से? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। शुक्र करें कि पक्की पक्की इकट्ठी होने से पहले आपकी वापसी हो गई, वरना आप तो गए थे। वो उसके सीने में मुँह छुपाए अपनी संगीन नाराज़गी शुरू करने से पहले ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे बता चुकी थी कि वो इससे नाराज़ है। थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था इसलिए चला गया था, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी शुरू होने से पहले मैं वापस आ गया हूँ और हाली हाथ हरगिज़ नहीं आया। और बेहद आहिस्ता सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला था, क्योंकि अगर साथ बैठा भूत सुन लेता तो यकीनन इसकी बहन को नुकसान हो जाना था। लव यू अक्का, वो इसके सीने में छुपी सरगोशी आवाज़ में बोली थी। लव यू की बच्ची, उठ मुझे पानी दे। कब से यहाँ बैठा मूँगफली खा रहा हूँ, सिर्फ चाय ही पिलाई है मुझे, ये नहीं कि कोई पानी ही पिला दे। मोमरेश ने इसका बाजू खींचकर इसे वार के सीने से निकाला था। कौन है आप? क्या मैं आपको जानती हूँ? वैसे घूर कर बोली तो जहाँ बाकी सबकी हंसी निकल गई थी, वहीं मोमरेश का तो हैरत से मुंह ही खुल गया था। पाई हूँ तुम्हारा, वो भी बड़ा। चलो जल्दी से पानी दो मुझे, बाकी तो कोई काम आता नहीं है। कम से कम सबको पानी देकर सवाब तो कमाओ। वो उसे जबरदस्ती उठाते हुए कह रहा था। इसे कब से प्यास लगी थी, लेकिन कमल से निकल पानी पीने की हिम्मत नहीं थी और बड़े अब्बा का हुक्म था कि बेफजूल मुलाजमों पर भी हुक्म ना झाड़ो, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरियात को खुद पूरा करो। वो हमारे काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमने इन्हें खरीद लिया है कि पानी का एक गिलास भी मुलाजिम उठकर पिलाएँगे। बस यही वजह थी कि वो अपने सारे छोटे-छोटे काम अपनी काका से करवा लेता था। मेरे बड़े भाई का नाम शायद वारिस शाह है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। वह नाक से मक्खी उड़ाती अपने बाजू खींचकर वाद के सोफ़े के साइड पर बनी ऊँची जगह पर चौकड़ी मारकर बैठ गई थी, जबकि बाहें वारिद के गले में थी कि कहीं गिर ना जाए। यार ना कर काका, पानी ला दे, कब से प्यास लगी है। वो प्यार से बोला था। कल सुबह 9:13 पर किसी ने मुझे मेरी टीचर की बर्थडे पर ना छोड़ते हुए ऐसे एक्शन दिखाए थे जैसे कभी मुझसे कोई काम ही नहीं पड़ेगा। वो फुल एटीट्यूड से बोली थी। बरसम और यरमान जहाँ इनकी नोकझोंक को एंजॉय कर रहे थे, वहीं मुजावर का ध्यान भी इन्हीं की तरफ था। हाय अल्लाह, मेरे काके को कोई भी नहीं लेकर गया बर्थडे पर। मेरा बच्चा, मैं खुद तुझे लेकर जाऊंगा, वो प्यार से बहलाते हुए बोला था, जबकि जैसे वो सचमुच में इसकी बातों में आ जाएगी। ओह प्लीज़, मुझे आपके एहसान की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में मेरे माना का भी रहते हैं। वो ऐसे बोली थी जैसे सचमुच में मुकाबले पर आ गई हो। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारा सका भाई हूँ, तुम मेरे मुकाबले में यरमान का अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारा सका भाई हूँ, तुम मेरा मुकाबला यरमान अक्का से कर रही हो। वो बुरा मनाते हुए बोला, जबकि इसकी बात पे यरमान को भी बुरी लगी थी, लेकिन वो इसके अंदाज में आंखें दबा गया था कि यरमान से गहरी नजरों से घूरने लगा था। मेरे मान अक्का सबसे बेस्ट है, वो जवाबा बोली थी। मुजावर अक्का से भी वो हैरानगी का इजहार करते हुए बोला, तो मुजावर ने इसे घूरा था। इसका और यरमान का क्या मुकाबला था भला? हाँ बिल्कुल, मुजावर अक्का वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो इसने जैसे साथ में सफाई भी दी थी। अच्छा, मतलब वो मुझसे
अच्छा मतलब वो मुझसे भी बेस्ट है, मुजावर अक्का से भी बेस्ट। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बरज़म अक्का से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो मज़ीद फैलता जा रहा था, जबकि अरमान का दिल कर रहा था कि कोई भारी चीज़ उठाकर इसके सर पर दे मारे। जो फ़िज़ूल में मुकाबलों पर उतर रहा था, सबसे बेस्ट वो हारने को तैयार नहीं थी, जबकि इसका यूँ अपने लिए लड़ना अरमान के दिल में तूफ़ान बर्पा कर रहा था। वारद अक्का से भी और मुझे बीच में शामिल मत कर। वारद ने इसे अब की दफ़ा टोका था। दोनों सेम। अब की दफ़ा वो बीच का रास्ता निकालते हुए बोली तो सब के कह के गूंजे थे, नहीं जी एक ही नाम लो। वो मानने को तैयार ही नहीं था। माँ ने कहा आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना मुझसे? वो बड़ी मासूमियत से देखते हुए बोली थी, मतलब साफ था कि वारद इसे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था। नहीं हवाइश, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, तुम वारिद का नाम ले सकती हो। वह बड़े प्यार से इसे देखते हुए बोला था, तो बरसम ने ज़मीनी अंदाज़ में गर्दन हिलाई थी। हाँ, मतलब फाइनल हो गया, वारिद ही सबके लिए बेस्ट है। अब की दफ़ा बरसम ने हाथ उठाते हुए इस मुकाबले को ख़त्म करना चाहा था। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट वारिद का है और माना का भी सेम। वो जोश में कहती एक दफ़ा फिर से इन दोनों को बराबर करने लगी थी। डर था कि कहीं अरमान बुरा ना मान जाए, जबकि इसके मासूमाना अंदाज पर सब मुस्कुरा रहे थे और वो वारिद के सीने से लगी ना जाने इसकी कौन-कौन सी बातें करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जब नायरा ने हाल में दाखिल होते सबको सलाम किया था, इसके पीछे-पीछे ही वो जहाँ-जहाँ भी अंदर दाखिल हुए थे, यकीनन इसे अकेडमी से वापस वही लेकर आए थे। वो एक नज़र सबको देखते एक सख्त निगाह वारिद पर डालते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए थे। नायरा आओ, यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, बताओ इन पाँचों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन लगता है? मैंने तो बता दिया, वो वारिद के गले में बाहें डालते हुए बोली, जबकि वो सामने वाले सोफे पर बैठी अपने नकाब चेहरे से नीचे करती चादर को हुड पर लपेट गई थी। 20 साला नायरा शाहजहाँ को इस ख़ानदान की सबसे खूबसूरत बेटी का खिताब दिया जाता था। वो खुद पर किसी की निगाहों को महसूस करती इग्नोर कर गई थी। मैं जा रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई काम नहीं। सकी बहन की लिस्ट पे मैं सबसे एंड पर आऊँगा और इन मोहतरमा ने तो मुझे मुँह लगाना ही नहीं है। इन मोहतरमा की लिस्ट में तो मैं कहीं शामिल ही नहीं हूँगा। वो अपनी जगह छोड़ते हुए उठा था। ओ हेलो, भइयों का मुकाबला चल रहा है, मजनू साहब आप बीच में शामिल नहीं होते। ओ हेलो, भइयों का मुकाबला चल रहा है, मजनू साहब आप बीच में शामिल नहीं होते। काका अचानक से बोली थी, फिर ज़ुबान दांतों में दबाकर सबको देखने लगी। इसकी ज़ुबान में इतनी खुजली क्यों रहती थी? फिर तो यरमाना का भी शामिल नहीं होते। बिल्कुल इस अंदाज में सामने बैठी नायरा की ज़ुबान में भी खुजली हुई थी, जिसका मतलब वहाँ मुझे सब लोग समझ गए थे सिवाय काका के। हाय अल्लाह, जिस तरह से मैंने उम्र शक्का से पक्की वाली इकट्ठी कर ली, तुम भी मेरे मानका से नाराज़ हो गई हो। क्यों? लेकिन क्यों? वो तो इतने स्वीट हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा स्वीट हैं, सबसे क्यूट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेरे वालिद अक्का से थोड़े से कम। वालिद को अपनी तरफ देखते हुए इसने अपना जुमला दुरुस्त किया था, जिस पर सब अपनी हंसी दबा गए थे। अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। खैर आई एम आउट में रूम में जा रही हूँ, चेंज करना है। बहुत भूख भी लग रही है। वो अपनी जगह छोड़ते हुए उठ ही रही थी, जब हाथ इसकी तरफ देखकर इसका ये कहना कि वो रूम में जा रही है, वो को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसे बताकर क्यों गई थी? इसे सोचने की जरूरत नहीं थी। ये लड़की की बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं थी। पहले खुद इसे पॉजिटिव साइन देती थी, बाद में कहती थी कि वो इसके पीछे पड़ा रहता है। इस दफ़ा वो भी फुल एटीट्यूड में रहने वाला था। वो भी पूरे 10 मिनट तक, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो उठकर इसके पीछे जाना चाहता था। मेरा नाम फैसल शेख है और मैं तकरीबन 1.5 साल से नताशा की आवाज़ में इनकी कंपनी से पैसे निकलवा रहा हूँ। ये सब कुछ मैं इनके चाचा के कहने पर कर रहा था। तकरीबन 1.5 साल से मेरा रोज़गार भी इसी काम से चल रहा है। फिर अचानक मुझे एक दिन एक औरत ने फ़ोन किया, जिसका नाम रेशम भाई था। इसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक नंबर देगी जिस पर मुझे फ़ोन करूँगा। मुझे एक मैसेज किया गया था जिसमें मुझे लिखा गया था कि मुझे लिखा गया था कि मुझे क्या-क्या कहना है। मैंने हरूबा हरूफ वो मैसेज याद कर लिया था, ताकि मैसेज फ़ोन करने पर मैं सब कुछ बोल सकूँ। मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले आपको फ़ोन किया था। इस वक़्त अतार शाह पाकिस्तान में नहीं था। मैंने वो मैसेज हरूफ याद किया जो आपके सामने दोहरा दिया, जिसमें आपको तलाक देना, आपके बच्चे को गाली देना, आपके किरदार को उछालना शामिल था। वो सब कुछ मैंने रेशम भाई के कहने पर किया था। रेशम भाई ने मुझे ये काम करने के लिए 5 लाख रुपये दिए थे। वो सब कुछ अरताज शाह ने नहीं कहा था। यहाँ तक कि 1.5 साल से जो इनके बैंक से पैसे वगैरह निकलवाते हैं, वो भी मेरी ही आवाज़ का इस्तेमाल करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरी और अताशा की आवाज़ में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है और मैं अपना लहजा इनकी तरह बनाकर लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता रहा हूँ। मैंने जो भी किया गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे इस घटिया काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए हैं। आप लोगों ने अपनी औलाद खोई है। शादी और निकाह जैसे पाक रिश्ते में मेरी वजह से दरार पड़ गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो परिविश के सामने हाथ जोड़े बैठा, जबकि सामने सोफे पर परिविश निकाह में बुरी तरह से सिसक रही थी। जब अरताश इसके पास बैठा, इसके गिर अपने बाजू फैला गया था। आशी और अखराज भी वहीं पर मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया होगा। इस इंसान की आवाज़ कुदरती तौर पर मुझसे मिलती है, लेकिन इसने इस आवाज़ का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जो हुआ सो हुआ, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सब ठीक है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में। अब इस औरत को मैं इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो इसे देखते हुए कहने लगा, जबकि सामने बैठे फैसल शेख को वो वहां से जाने का इशारा कर चुका था, जो इसका इशारा पाते ही वहां से निकल गया था। नहीं अरताश, आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप कभी इस औरत के पास नहीं जाएंगे। वो परेशानी से कहने लगी थी, क्यों क्यों नहीं जाऊंगा मैं? परिवेश इस औरत ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। इस औरत ने मेरा बच्चा मार डाला। मैं ये मामला इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। वो इसे देखते हुए बोला था, यकीनन इसे परिवेश की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। नहीं अरताश, मैं नहीं चाहती आप आप दोबारा वहाँ पर जाएं। इस औरत ने जो किया, इसकी सज़ा खुदा इसे खुद देगा। आप कुछ नहीं करेंगे। हम अब कभी इस गली की तरफ नहीं जाएंगे। इन बदनाम गलियों को भूलकर हम अपनी नई ज़िंदगी, नई दुनिया बसाएंगे। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं। हम पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखेंगे। प्लीज़ सरताज, मैं वापस कभी इस औरत का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं कभी इस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। मैंने आपको गलत समझा। मैंने कितनी आसानी से हम दोनों में गलतफहमियां पैदा कर दी। हम एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पाए। इसने कितनी आसानी से सब कुछ खराब कर दिया। बहुत चालबाज है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब मैं कभी इस औरत के पास नहीं जाना चाहती। वो
वो मुझे बेपर्दा करना चाहती थी, वो मुझे बर्बाद करना चाहती थी। इसने मेरा बच्चा मार डाला, इसे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन इसे इसकी सज़ा खुदा खुद देगा। आप सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्यों वक्त पर छोड़ दो सब कुछ? हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस औरत ने मेरा बच्चा मार दिया, मेरा घर बर्बाद करना चाहा, और तुम कहती हो कि मैं सब कुछ वक्त पर छोड़ दूँ? नहीं, मैं इसे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। वो औरत ज़िंदगी डिजर्व नहीं करती। इसे कोई हक नहीं है दूसरों की ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी जीने का। आपकी दफ़ा वो गुस्से से दहा रहा था। वो परिफेस से इस बदले की उम्मीद नहीं रखता था। नहीं अरताश, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। वो औरत बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानते, इसने ज़ीनत जाफ़ी को जान से मारने की कोशिश की है। न जाने कितने लोगों को मार चुकी है। वो बाहर से जितनी खामोश दिखती है, अंदर इसके ऐसा ही तूफ़ान बर्पा होता है। मैंने देखा है इसे। वो बहुत उलझी हुई औरत है। वो किसी के साथ ज़िद लगा दे तो जब तक इसे बर्बाद ना कर दे तब तक चैन से नहीं बैठती। आप मेरी कसम खाएँ, आप इसके साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं लेंगे। जो हुआ सो हुआ, इसे छोड़ दीजिए। हम कभी इन रस्तों पर वापस नहीं जाएँगे। आप मेरी कसम खाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी वापस इस तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। वो इसके हाथ को अपने सर पर रखते हुए काफ़ी घबराए हुए लहजे में बोली थी। वो न जाने क्या जानती थी इसके बारे में। अरताश ने सर उठाकर अखराज की जानिब देखा था। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा इसे, और ना ही मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। छोड़ दिया सब कुछ वक्त पर। अब खुश वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ इसके सर से हटाता इसे अपने साथ लगा चुका था। इसका डर बता रहा था कि रेशम भाई कोई आम औरत नहीं थी, लेकिन जितनी वो खतरनाक औरत थी, अरताश इसके लिए इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। परिवेश के सर की झूठी कसम वो खा नहीं सकता, इसलिए वो इस टॉपिक को खत्म करता इसे मजीद बातें करने लगा था, जबकि अखराज और राशि भी इन दोनों के साथ बातें की बातों में शामिल हो चुके थे। मानका मानका, वो अपने रूम में जा रहा था जब भागते हुए वो इसके पीछे आई। इसकी आवाज़ पर मुस्कुराते हुए वो पलटा था। वो पहले ही जानता था वो क्या कहने वाली है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने सबके सामने बोल दिया वारद अक्का सबसे बेस्ट है। आप भी बेस्ट हो, आप तो मेरे सबसे फेवरेट वाले अक्का हो, लेकिन वारद अक्का स्पेशल हैं, आप भी बेस्ट वाले हैं। बट वो खुद भी उलझी उलझी मामला सुलझाने की कोशिश में थी। नहीं ख्वाहिश, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वारद को ही चुनना चाहिए था, और अगर तुम मुझे सबसे लास्ट पर भी रखती तो भी मुझे एतराज़ नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता अलग है। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। और कोई है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरे अलावा? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा, तो इसने फौरन ही जोशो खरोश से नफ़ी में सर हिलाया था। तो बस फिर ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही बात अहमियत रखती है। जो जगह मेरी है वो कोई नहीं ले सकता, ना आज ही और ना ही आने वाले कल में। जाओ, चलो जल्दी से अपनी असाइनमेंट बनाओ। मैं स्टडी रूम में हूँ, अगर कोई हेल्प चाहिए हुई तो आ जाना। वो मुस्कुराते हुए कहता अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि काका भी फौरन अपनी किताबें लेने भाग गई थी, क्योंकि असाइनमेंट बनाना कोई बच्चों का काम थोड़ी था, और वो तो मासूम सी बच्ची थी। मान स्टडी रूम में था, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता था। वो अपनी असाइनमेंट इसी से बनवाने वाली थी। हाँ हाँ हाँ, शाबिर शाह, हाँ हाँ हाँ, शाबिर शाह साहब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, कोई महफिल तो करवाइए, कोई पार्टी तो दीजिए। हमने सुना है कि आपके यहाँ की पार्टियां बड़ी शानदार होती हैं। आज अचानक ही कुछ लोग शाबी से मिलने के लिए आए थे, तो वो फौरन ही इन्हें हवेली के पिछले की तरफ बने मर्दान खाने की तरफ आ गया था। जी ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है, और जितनी मदद आप लोगों ने की है पार्टी तो बनती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, आप लोगों के नाम बहुत बड़ी महफिल रखवाऊंगा जल्द ही। वो सामने बैठे नसीर खान को देखते हुए बोला था, जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। इतना ही अयाश तबीयत का भी मालिक था। वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो किस तरह की महफिल की बात कर रहा है। अरे लारे मत लगवाइए शाह साहब, हम इंतज़ाम करवाइए, आपके मेहमान हैं हम। हमारे शौक जानते हैं ना आप। अरे लारे मत लगवाइए शाह साहब, इंतजाम करवाइए, आपके मेहमान हैं हम, हमारे शौक जानते हैं आप। क्या आपको बताना पड़ेगा? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा, जबकि शाबीर ने एक नजर अपने गार्ड को देखा था, जो इसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करके इसे बता चुका था। आपके बारे में सब कुछ पता है, फिक्र न करें, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही इंतजाम हो जाएगा। मर्दान खाने के अंदर इस बेडरूम में आपके आराम का इंतजाम किया गया है। आप आराम कीजिए और बाकी दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए। मैं तब तक आपके लिए कुछ खास इंतजाम करवाता हूँ। वो इसे मशवरा देता उठकर मर्दानखाने से बाहर निकला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? वो दरवाजे पर आकर रुका ही था कि नायरा का तरकता फरकता सवाल आया था, कितने थप्पड़ खा चुकी हो माँ बेगम से? लेकिन मजाल है जो अकल आई हो, 8 साल बड़ा हो तुमसे। आप जनाब का तकल्लुफ करना शुरू कर दो, क्योंकि 6 महीने में तुम मेरे गले पड़ना है। वो तो तुमने आने से पहले ही मुझे बता दिया था ना। तुम रूम में जा रही हो तो मुझे लगा शायद तुम मुझे रूम में बुला रही हो। वो सीधा मुद्दे पर आया था। या खुदाया, क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि मैं रूम में आने से पहले तुम्हें अंदर बुला के आऊंगी? और मुझे तुम्हारे गले पड़ने का कोई शौक नहीं है, बस तुम ही तलवार की तरह मेरे सर पर लटके हुए हो। वो गुस्से से हिसाब में बात करने पर आ गई थी। थोड़ी देर के लिए वो भूल ही गई थी कि वो सच में इसे पीछे आने का इशारा करके आई थी। वो भी इसलिए क्योंकि इसके अकेडमी में ट्रिप जा रहा था, और इस खानदान में से कोई भी ट्रिप पर ना जाने देता इस इंसान की मर्जी के बगैर, क्योंकि ये इस पर लटकी तलवार शोर के नाम से इसके सर पर मुसलत थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे इशारा क्यों किया था? इतना पागल तो मैं हूं नहीं कि तुम्हारा इशारा समझ ना सकूं। तुम मुझे इशारा किया था आने का, वो अपनी बात पर कायम था। प्लीज़, मैंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया। फजूल में मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ, और इस तरह से लगना चाहता हूँ कि तुम जाकर भी मुझसे फासला कायम ना कर सको। वो इसकी तरफ कदम बढ़ाता इसे पीछे की तरफ कदम उठाने पर मजबूर कर गया था। दूर रहो, तुम क्या कर रहे हो? वो घबराते हुए दीवार के साथ आ लगी थी। जब वो दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रखता इसका रास्ता बंद कर गया था। दूर ही तो नहीं रह सकता तुमसे। तुम्हारी हर तरह की बदतमीजी बर्दाश्त कर जाता हूँ, ये सोचकर कि किसी तरह तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आ जाए, लेकिन पता नहीं
जब खुदा खूबसूरत आंखों में मोहब्बत देखने वाले नजर बांट रहा था, तब तुम कौन से कचरे के ढेर में सोने चली गई थी कचरा रानी, कि वो नजर लेने से महरूम रह गई। वो उसे घूरते हुए बोला था, जबकि इसके मुंह से कचरा रानी सुनकर वो हमेशा की तरह गुस्से से आग बगोला हो गई थी। शुक्र है मेरे पास वो नजर नहीं है, वरना तुम जैसे डट्टू की मोहब्बत देखने से बेतदा के मैं दी ही रहती। काश मेरे पास भी कोई ऑप्शन होता। वो मुठियां बेचते हुए बोली थी। ऑप्शन नहीं था, मुंह में जुबान तो थी ना, निकाह के लिए कबूल है कबूल है कबूल है करने से पहले इनकार कर देती, लेकिन नहीं, तब तक तुमने दुनिया की सबसे अच्छी बेटी बनना था ना, ड्रामेबाज लड़की। एक इनकार करने में क्या चला जाता, कम से कम मैं तो इस हिसाब से बचता। वो इसे घूरते हुए बोला था, मुंह में तो आपकी भी जुबान थी मोमिर शाह, आप भी तो इस वक्त इनकार कर सकते थे। आप तो मर्द थे, आपके इनकार की अहमियत भी होती, मेरे इनकार की क्या वैल्यू थी। वहां थप्पड़ मारकर मुंह बंद करवा दिया जाता, जिस तरह जनान खाने में अम्मा बेगम ने थप्पड़ मारकर मुझे इनकार की अहमियत बता दी थी 2 साल पहले। वही हिसाबे बात कर रही थी और मैं इनकार क्यों करता। वो सीधा होता, अपने सीने पर हाथ बांधते हुए हल्का सा मुस्कुराया तो फिर से आंखों में आंखें डालकर बोला था, ताकि मैं आपके गले ना पड़ती। वो फौरन से बोली थी, जैसे अपने मसले का हल बता रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने गले पर डालकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ये निकाह भी तो मेरी मर्जी से ही हुआ था। मैंने ही तुम्हें रिकमेंड किया था सब बरू के सामने। आपकी दफ़ा अपनी मुस्कुराहट होता है, इसके चेहरे की सुर्खी से महफूज हुआ था। अब देखो ना, शादी तो तुम्हारी कभी ना कभी होनी ही थी। तुम्हारे लिए सब लोग परेशान थे, ना जाने कैसा रिश्ता आएगा, ना जाने कैसे इंसान के साथ शादी होगी हमारी बच्ची की। मैंने सबकी परेशानी दूर कर दी और बन गए मेहमान मेरे सर पर मुसलत होकर। वह इसकी बात काटते हुए बोली, जिस पर इसने बड़ी डटाई से कंधे उचकाए थे। मैंने इस दुनिया में जन्म ही इसलिए लिया था, ताकि मेरे 8 साल बाद जब तुम इस दुनिया में आओ, मैं तुम पर मुसलत हो सकूं। लाइफ मिशन और तुम्हें एक और बहुत मजे की बात बताऊं, मुझे ना तुम्हारे दिमाग में चलने वाली हर बात का पता होता है। तुमने मुझे यहाँ कमरे में इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझसे एकेडमी में जाने वाले ट्रिप की इजाजत ले सको। तुम जानती हो मैं तुम्हारे एक एक मिनट पर नजर रखता हूँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं होगा। मैं तो कल से वेट कर रहा था कि तुम कब तुम मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करोगी, मुझे इजाजत मांगोगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें इजाजत मांगने का अंदाज बहुत प्यारा होगा, लेकिन तुमने हमेशा की तरह दिल जलाने वाली बातें कर रही हो, जिसका नुकसान तुम्हें ही होगा। है गुड नाइट। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसके कमरे से निकलता चला गया था, जबकि वो हैरत से देखती रही थी। इसके तो जहन में से निकल गई थी ट्रिप वाली बात। अब तो इस नवाबजादे टट्टू के नखरे आसमानों को छू रहे होंगे। अब तो वो हर किसी से इजाजत नहीं देने वाला था। अब क्या होगा, हद है कि लड़ाई क्या मैं ट्रिप से वापस आने के बाद नहीं कर सकती थी। अब तो ये मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेगा। क्या चला जाता अगर मुझे बाद में गुस्सा आता, तो क्या चला जाता अगर मैं वापस आकर इसका सर फाड़ देती। अल्लाह जी, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपने देखा ना कैसे इंसान के साथ मुझे बांध दिया गया है। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे इस ट्रिप पर जाना है। लड़कियों के साथ इतनी लंबी लंबी छोड़ दी कि मैं तो हर हाल में ट्रिप पर जाने वाली हूँ। अब अगर नहीं जाऊंगी तो कितना कुछ सुनने को मिलेगा। नहीं, इतनी आसानी से तो कोई हार नहीं मान सकती थी। वो तेज़ी से कमरे से निकलती इसके पीछे आई थी। जब किसी अपने पीछे आते देख, वह हल्का सा मुस्कुराया था। ओ हेलो, मुस्कुरा बाद में लीना, कीमत बताओ अपनी। वो सीढ़ियों के करीब रुकते हुए बोली, तो मोमरेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। रिश्वत देने का नया तरीका, कीमत बताओ अपनी। वो इसकी कीमत जानना चाहती थी। बेहतरीन निर्णय अपने हाथों से कल शाम का। वो फौरन से अपनी कीमत बता के आया था। तुम नूडल्स खाना चाहते हो मेरे हाथ के। वो भी यकीनी की कैफियत में पूछने लगी थी, क्योंकि इसे नूडल के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। मैं डिनर की बात कर रहा हूँ। डिनर में हमारे घर में क्या बनता है ये तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अगर तुमने ट्रिप पर जाना है तो खरीद लो मुझे अपने खूबसूरत हाथों से बेहतरीन सा डिनर बनाकर। मेरी खूबसूरत सी मनफूहा, फिर मिलता हूँ, बाय बाय। वो कहता सीढ़ी से उतर गया था, जबकि इसके डिनर वाली बात पर वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। इसके बुरे दिन तो 2 साल पहले ही शुरू हो गए थे, जब ये इंसान शोहर बनकर इसके सर पर नाज़िल हुआ था। इसे कुछ अच्छे की उम्मीद रखना ही बेकार थी। लेकिन डिनर मैं बना दूंगी, अब खाना ना खाना इसकी मर्जी। वो हाथ छाड़ते हुए बोली थी, सर आप सच में यहाँ पर तो वाइफों को बुलाने का इरादा रखते हैं। इसका गार्ड इसके पीछे आता परेशानी से पूछने लगा था। यकीनन वो नसीर की बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। मजबूरी है, ये आदमी इस प्रोजेक्ट में गाँव के घर में पानी लगवा कर देगा। मुझे इसके साथ बनाकर रखनी है। इसे अगर बिगाड़ी तो मसला मेरे लिए बन जाएगा। जरा सोचो, इस गांव की बहन बेटी कभी कुएं पर, कभी ट्यूबवेल पर, कभी दरिया पर पानी भरने जाती है। अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो सबकी बेटियां इज्जत से घर बैठकर पानी इस्तेमाल करेंगी। इस गांव में 5,000 से ज्यादा घर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले पैसे की बात करूँ तो वो इतना हरगिज नहीं है कि हर घर में पानी लग सके। सियासत में कदम रखते ही मुझे पता चल गया था, मुझे छोटे छोटे काम करवाने के लिए इन बड़े बड़े लोगों से बनाकर रखनी होगी और इनके इस तरह की घटिया ख्वाहिशों को भी बुरा करना होगा। तुम एक मुजरे का इंतजाम करवा दो। ध्यान रखना बात गाँव में ना फैले। वैसे कहते हुए हवेली से अंदर की तरफ चला गया था। बाहर कोई नहीं था, जबकि इस वक्त बासिर को देखने के अलावा दिल में और कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो सीधा बेडरूम की तरफ आया था, लेकिन वो कमरे में कहीं नहीं थी। इसने बेडरूम के बाद वॉशरूम चेक किया, फिर बिल्कुल की तरफ आया। आसिर कहाँ चली गई थी। वो परेशानी से कमरे में इधर उधर नजर आने लगा। शायद वो रूहा के कमरे में होगी। वो सोचते हुए बाहर की तरफ जाने ही लगा था, लेकिन नहीं, इसके मना करने के बाद वो हरगिज वहां नहीं जा सकती थी। तेजी से कमरे से निकलता नीचे आया था। किचन में इसे ना पाते हुए अब इसे परेशानी होने लगी थी। शकीला और रजमाना दोनों अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुकी थी, तो असीर कहाँ जा सकती थी। वो परेशानी से नीचे हाल में से तलाश करने लगा था, जब हाल के बड़े से शीशे से नजर आती हवेली की राहदारी पर निगाह पड़ी। बाहर राहदारी के बिल्कुल पास बने फवारे के पास बैठी वो बार बार ठंडे पानी में उंगलियां मार रही थी। यकीनन वो बाहर फवारे में मौजूद मछलियों से खेलने में मसरूफ थी। इसने गहरी सांस ली थी। इसने इसकी शाल को अच्छे से खुद पर लपेट रखा था और आजकल बस की शाल पर ऐसे कब्जा जमाए हुए थी जैसे कभी भी शावीर को देने का इरादा ना हो। वो चेहरे पर आई मुस्कुराहट को रोकता तेजी से बाहर की तरफ आया था। इसके कदम फवारे की तरफ आ रहे थे, जब कुछ फासले पर से किसी की निगाहों का ताकब महसूस हुआ था। इसने बदानखाने की तरफ से आते रस्ते पर एक निगाह डाली थी और फिर जैसे खून में आतिश फशा सा फटने लगा था। इसकी आंखों में खून सा उतरने लगा था। वो सिर्फ आंख के लिए इसके आगे इस तरह से आकर खड़ा हुआ था कि नसीर की निगाहों से
से वो पूरी तरह से छुप गई थी। इसने अचानक असीर के बाजू पर अपनी गिरफ्त जमाते से अपनी तरफ खींचते हुए खुद में छुपा लिया था, जबकि असीर इसकी खतरनाक गिरफ्त पर इसकी बाहों में मचल उठी थी। इसने इतने गुस्से से इसके बाजू को पकड़ रखा था कि इसकी उंगलियां इसे अपने बाजू में दस्ती हुई महसूस हुई थी, जबकि इसकी आंखों से टपकती वहशत पर असीर की जान हवा होने लगी थी। शाविर इसका बाजू अपने हाथों में जकड़े से सख्ती से खुद में लगाए हुए था, जबकि आसिर को शाविर का ये अंदाज समझ में नहीं आ रहा था। वो इतने गुस्से में क्यों था, अब क्या कर दिया था इसने जो वैसे इतनी ज़्यादा सख्ती दिखा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे अपनी नरम निगाहों के हिसार में लिए हुए था। अचानक इसका यूं गुस्सा होना आसिर को लर्जा कर रख गया था। इसका नाजुक से रापा इसकी पनाहों में बुरी तरह से कांप रहा था। शाह साईं वो लड़ते हुए लहजे में इसकी पकड़ की शिद्दत पर बेहाल होते हुए इसे पुकार बैठी थी, जबकि शाविर ने इसे मजीद खुद में भेज लिया था। वो उसकी आवाज़ में किसी गैर को नहीं सुनाना चाहता था। इसके जुनून पर वो बुरी तरह से मचलती इसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी थी। शायद वो जानता नहीं था कि इसने इसके नाजुक से रपे को किस तरह से खुद में दबोचा हुआ है। शाह साईं छोड़े मुझे। पहली दफ़ा इसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी जब शाविर ने एक नज़र इसके वजूद को देखकर इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू टूट कर बिखरे थे। बिल्कुल अपने पीछे किसी को महसूस करता वो अचानक इसका वजूद खुद में छुपाया अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया था। वो उसके कदम साथ तकरीबन घसीटते हुए जा रही थी। इसे मालूम तक न था कि इसके कदम जमीन के कौन से हिस्से में पड़ रहे हैं। शाविर का ये जुनून इसकी जान ले सकता था। वह कमरे में दाखिल हुआ तो मिराल को आईने के सामने अपने लंबे खूबसूरत बालों में कंघा चलाते हुए देखा था। इसे लंबे बाल किसी ज़माने में पसंद नहीं थे, यहाँ तक कि 1.5 साल पहले तक वो अपने बालों का हर नए स्टाइल के साथ कटिंग करवा देती थी और 1.5 साल पहले भी इसने नए अंदाज के मुताबिक अपने बालों को शोल्डर कट करवा लिया था। वज़म ने इसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन इसके बालों को रात अपने हाथों में लेते मायूसी से इसे खुद से दूर कर दिया था। खूबसूरत गुर्बत के लम्हा के बाद इसका यूं चेहरा फिर जाना मिराल को सिलकते शोलों पर लुटा गया था। वो समझ गई थी कि बसम को इसका यह एक्ट पसंद नहीं आया था। यही तो मसला था इसके शोहर का। वो कुछ कहता ही तो नहीं था। कहता था जो दिल करे, कहता था जो तुम्हारा दिल करे वो करो, और इसका जो दिल करता था वो वही करती आई थी। शादी के 6 साल बाद भी इसे कहीं बातें समझ में नहीं आई थी। बज़म को आज क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो शादी के 6 साल बाद भी समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वह कुछ कहता ही नहीं था। वो अपनी पसंद इस पर थोपना नहीं चाहता था। शादी की रात इसने बस यही कहा था कि तुम मेरी औरत हो, मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारे बदन पर किसी गैर महरम की निगाह ना पड़े। इसके कमरे में तुम जैसे चाहो रहो, लेकिन इस कमरे के बाहर तुमने इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बज़म शाह की इज्जत हो। शादी के बाद इसने सिर्फ इसे पर्दा करने के लिए कहा था और बस। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही थी, इसे कोई तकलीफ नहीं थी। इसका मन चाहा मर्द इसके साथ था। आज तक इस खानदान के मर्दों ने अपनी बीवियों को बाजारों और होटलों में नहीं घुमाया था, लेकिन बज़म अपनी बीवी के लिए वो भी कर गुजरता था, बस इसीलिए ताकि वो खुश रहे, और वो इसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वो नहीं जानती थी कि इसका शौहर इसकी कौन सी बात पर खुश होता है। कैसी लग रही हूँ मैं, वो अपने नाइट गाउन की डोरी खींचते हुए इसे अपने तरफ राग़ब कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर इसके करीब आता, इसके डोरियों को खींचता इसे खुद के साथ लगा गया था। क्या मत लग रही है, वो मुस्कुरा के कहता है, इसकी गर्दन की खुशबू को खुद में उतारने लगा था। वो जानबूझकर वो परफ्यूम इस्तेमाल करती थी जो बज़म को पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो कर दे, और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। यह अलग बात थी कि इस रात के बाद इस परफ्यूम की खुशबू जब तक इसके जिस्म से दूर ना हो जाए, वो इसे कमरे से बाहर नहीं जाने देता था। इसे गवारा न था इसकी बीवी की खुशबू कोई और महसूस करे। वो महंगे से महंगा प्रोटेक्ट इस्तेमाल करती थी ताकि ये खुशबू इसके जिस्म में कहीं जज़ब हो जाए। सुबह को इसकी खुशबू को खुद से दूर करने में से अलग से मेहनत सर्व करनी पड़ती थी, और बज़म शाह की शिद्दतें सहने के बाद वो एक अलग ही इम्तिहान था, लेकिन वो इसकी हदर करती थी। मैं तो शुरू से ही क़यामत हूँ। उसके पैरों पर अपने पैर रखती, इसके करीब होती बेबाकी से इसकी गर्दन को चूमने लगी थी। वह झटके में होने वाले झगड़े की वजह से अच्छा खासा परेशान था, लेकिन बिलाल लम्हों में इसे हर तरह की परेशानी से बाहर निकाल लाई थी। महरम की कुर्बत में जो सुकून खुदा ने रखा था वो इसे मैसर था। वो हर परेशानी को नजरअंदाज करता इसे आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाना बेड पर ले आया था, और पूरी तरह से इस पर चाहता इसे अपनी बेबाक शिद्दतों से बेहाल कर गया था। कहने को शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन बज़म शाह आज भी इसके लिए एक मुश्किल तरीन इंसान था। कुर्बत के लम्हात में वो इसके बाहों में मचल कर रह जाती थी, और ये वाहिद वक्त था जब वो इस पर रहम नहीं खाता था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। परिवेश अभी भी शावर लेकर बाहर निकली थी जब वो काफी के दो कप लिए अंदर दाखिल हुआ था। परिवेश मुस्कुराकर निगाहें झुका गई, जबकि अरताश इसके करीब आकर कप इसकी तरफ बढ़ाता इसे बिल्कुल उनकी तरफ आने का इशारा कर चुका था। वो कप लबू से लगाते किसी छोटे बच्चे की तरह इसके पीछे पीछे आई थी। ये कितना अच्छा शख्स था, वो अपनी सोच तक ऊपर ये शख्स कितना अच्छा लग रहा था। वो अपनी सोच तक ऊपर नहीं पा रही थी। वो डबल सोफे पर बैठने के बजाय अकेला सिंगल सोफे पर आकर बैठा तो इसके मुस्कुराते लब सिकर गए थे। वो डबल सोफे पर बिल्कुल इसके करीब बैठी थी। आज फासला बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। यकीन तो पहले ही आ चुका था, और अरताश ने सब कुछ साबित करके खुद को सच्चा भी साबित कर दिया था। कैसी है वो, इसे देखा तो मुस्कुराकर सवाल करने लगा था। इसकी मुस्कुराहट को देखती परिवीश थोड़ी हैरान हुई थी। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। शायद अपने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी को वो बुला चुकी थी। इसकी गहरी निगाहों में वो डूबते हुए काफ़ी का पूछ रहा हूँ, इसे हैरत से खुद को देखते पाकर वो बोला था। फ़ौरन कप अपने लब्बू से लगाते इसने नफ़ी में सर हिलाया था। बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो मुंह बनाकर बोली। तुम भी अच्छी नहीं हो। वो घूर कर जवाबी कार्रवाई करने लगा। आप भी अच्छी नहीं है। आपकी दफ़ा अंदाज में नाराज़गी भी थी। तुम्हारे साथ नहीं बैठा इसलिए वो बच्चा नहीं था, हर बात को समझता था। लम्हे में इसकी नाराज़गी की वजह जान गया था। मैं अगर वहाँ बैठता था तुम यहाँ आकर बैठ जाती, मेरे इतने करीब ना बैठती। इसने जैसी वजह दी थी इसके बिल्कुल साथ थी, बस सोफ़ा अलग था। लेकिन सोफ़ा अलग क्यों था, ये चीज़ें से चुभ रही थी। अगर वो दूर होकर बैठती भी तो भी अरताश को यूँ
दूर बैठने का हक नहीं था। मैं नहीं बैठती दूर। वो जैसे सफाई दे रही थी, जबरदस्त ने आहिस्ता से उसके हाथ से कप लेते सामने टेबल पर अपने कप के साथ रखा था। वो इसकी हरकत को हैरानगी से देख रही थी। जब अचानक ही वो इसे बाजू में पकड़ता अपनी गोद में खींच गया था। वो इसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए आगे को होता इस पर झुका था। इसकी गर्म सांसें परिवेश के लब्बों से टकरा रही थी। वो बस इसके लब्बों को छूने ही लगा था, लेकिन इसे देखते देखते वो निगाहों का ज़ाविया बदलता इसे मजीद अपने करीब खींचता, कप उठाकर वापस इसके हाथ में दे गया था। वो इसके लब्बों को छूने के लिए इस पर नहीं झुका था, सिर्फ कप लेने के लिए झुका था। परिवेश को बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। वो नाराजगी से चेहरा फेर कर जयताज के लब्बों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। वो इसे मजीद अपने सीने में छुपाता अपना कप लब्बों से लगा गया था। अब क्यों नाराजगी दिखा रही हो? अब तो करीब हूँ तुम्हारे। इसकी गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। डोंट टेल मी। अब तुम ये चाहती हो कि तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुमसे प्यार भी करूं, ठीक है? अगर तुम चाहती हो तो। वो कंधे उचकाता अचानक इसके चेहरे पे झुकता इसके लब्बों को अपने लब्बों की कैद में ले गया था। वो गहरी सांस लेती अपने हाथों से कप को दबो चुकी थी। जिस तरह ताश के लब्बों की तशनगी भरने लगी थी, बिल्कुल इसी तरह इसकी गिरफ्त कप पे तेज हो रही थी। वो जितनी शिद्दत से इसके होठों को अपनी गिरफ्त में दबा रहा था, वो इतनी शिद्दत से कप को दबोच रही थी। जब ताश ने इसके हाथ से कप लेते हुए दोबारा सामने मेज पर रख दिया था। मेरी शिद्दतें कम नहीं होंगी, तुम्हारे कप से तुम्हारे हाथ से कप टूट जाएगा। वो मुस्कुरा कर कहता इसे अपनी बाहों में लेते हुए दोबारा इसके लब्बों पर अपने लब रख गया था। वह कैसे जान गया था इसकी दिल की बात, और कैसे सब कुछ समझ आ रहा था। इसका दूर बैठना परिवेश को बुरा लगा था, ताज जानता था। इसके लब्बों को चुमने की बजाय वो कप उठा गया था, इसे बुरा लगा था। ताश को यह भी पता था। इसकी शिद्दत से बेहाल होती वो कप पर दबाव बढ़ा रही थी, लेकिन इसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। ताश ये भी जानता था। वो हर चीज़ से वाकिफ कैसे था। अपनी गर्दन पर इसके लब्बों की हरकत पर वो सिमटते हुए इसकी गर्दन में अपनी बाहें डालती इसके बालों में अपने नरम उंगलियां फंसा गई थी। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। वो आहिस्ता से खुद से अलग करता सोफे से उठा तो परिवेश ने परेशानी से ताज का हाथ थाम लिया था। शर्म और हया पल में सिमटी थी। इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे थे। वैसे दूर क्यों जा रहा था? अब तो सब कुछ ठीक था ना? बिना इस पर जताए बात बिना बार बिना बार बार अपनी बेगुनाही का रोना टोए, बिना इसे शर्मिंदा किए सब कुछ ठीक करने के बाद अब वो अलग कमरे में जा रहा था। कल तुम्हारी डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा अबॉर्शन बहुत रिस्की था, हमें कुछ वक्त तक एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? और मुझे नहीं लगता ये काम मुश्किल होगा हमारे लिए। वो नरमी से इसके बालों को कानों के पीछे रास्ते में बोला था। हाँ, तो एक कमरे में रहकर भी तो हम दूर रह सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? वो परेशानी से पूछने लगी थी। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कुछ वक्त एक दूसरे के करीब नहीं जाना। अनप्रोफेशनल और इन अनप्रोफेशनल और अनरिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ने इसे अपना अबॉर्शन करवाने की वजह से परिवेश अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, और कुछ तकाजे इसके नाजुक वक्त के भी थे। वो इसे कोई तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कैसे रहूंगा दूर? जब तुम पास होगी तुम्हारी खुशबू को अपने इतने करीब महसूस करूंगा तो मरने वाला हो जाऊंगा। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी गुर्बत की तलब में मर जाऊं मैं? वो ज़्यादा फासला नहीं है, बस एक दीवार है। ये दीवार मेरे जज्बात को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर सकती है। वो प्यार से इसका चेहरा थामता इसे समझा रहा था। जब परिवेश सोफे से उठती कमरे में आई थी, इसका इस तरह से परेशानी से कमरे में जाना ताज को भी परेशान कर गया था। बस के पीछे कमरे में आया जब वो बैठकर बीचों बीच तकिए के दीवार खींच रही थी। ये भी मजबूत है, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, मैं कंट्रोल कर लूंगी आपको, प्लीज़ आप यहीं रुकें। इसका अंदाज मिन्नत भरा था। वो बस नहीं चाहती कि वो उसकी नज़रों से दूर जाए। तुम मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो। वो बेड पर आकर लेटा मुंह पर तकिया रख चुका था। इसे इस पर तरस आ गया था, ये जानते हुए भी कि इसकी हालत पर वो हरगिज़ तरस नहीं खाएगी। जबकि वो बेयकीन सी थी। वो सच में इसकी बात मान गया था। वो सच में कमरे से नहीं जा रहा था। इसका दिल चाहा कि वो उसके साथ लिपट जाए, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसे शहजादी की तरह ट्रीट कर रहा था। मैं बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे शोर हैं। वो अपने जज्बातीपन पर कंट्रोल करती बेड की दूसरी तरफ आई थी। इसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा रखते हुए उसे देखने लगी तो ताश ने से घूरा था। मेरा साथ आजमाना चाहती हो? आपकी दफ़ा अंदाज में शायद महरी थी। वो फ़ौरन नफी में सर हिला गई। वो क्यों इसकी ज़ब्त को आजमाएगी? वो तो हुई थी इसकी मोहब्बत में पूर डूबी हुई थी। तो फिर चेहरा दूसरी तरफ फिरो और फासला बनाकर सो जाओ। तुम्हारी खुशबू मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो तकिया मुंह पर रखते हुए बोला था। परिवेश ने किसी फरमादार बच्चे की तरह से फासला बनाया था। उठकर इस पर कमल डालने लगी। जब ताश ने इसका कमल खुद से दूर किया था। मैं अलग कमल में सोऊंगा। वो सचमुच में से कमरे में सोकर इस पर एहसान कर रहा था। वो तीर की तरह तेजी से उठी अलमारी में इसके लिए दूसरा कमल निकालने लगी थी। ये ले, आप ये करके सो जाएं। बस का दूसरा कमल निकाल कर देते हुए बोली तो वो बिना इसकी तरफ देखे कमल खींचकर खुद पर डाल गया था। जबकि वो मुस्कुराकर इसके पास आती जरा फासले पर लेट गई थी। थोड़ा अजीब था इनका किस्सा। इसे अपने पास रखने के लिए वो से दूर होकर सो रही थी। वो छत की तरफ देखती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। इतना सुकून था इसकी शख्स की खुशबू के सार में। थोड़ी देर के बाद कमरे में गहरी सांसें गूंजने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि आताश नींद में उतर चुका है। वो इसके पास होती इसके चेहरे से तकिया उठा चुकी थी। इसके बिल्कुल पास सर पर रखती इसका चेहरा देखने लगी। इसकी बंद आंखों के ऊपर गनी पर कुकी झालर थी। इसके नकुश में गहरी सुर्खी थी। मैं सच में इसके लिए पागल हो रहा था। वो मुस्कुराती इसकी तलब पर शर्मा सी गई थी। आई लव यू और शाह इसके कान के बेहद करीब सरगोशी ने आवाज़ में बोली थी। इसलिए मैं यहाँ नहीं सोना चाहता था। वह कहता करवट बदल गया था। जबकि अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वह लबों पर हाथ रखती फासला बना दी करवट बदल गई थी। वो इंसान की सोच से ज़्यादा चालाक था। तुम्हारे इस आई लव यू का हिसाब मैं सुबह बेबाक करूँगा। इस वक्त अगर हिसाब लेने पर आया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। हताशा कमल इस वो कमल में इसके कांपते वजूद को नरम गरम निगाहों से देखता करवट बदल गया था। जबकि इसकी बात पर वो चेहरा भी कमल में छुपा गई थी।
आसिर इसके साथ खींचती हुई कमरे में आई थी। खौफ से इसकी जान जा रही थी। शाबिर का खौफ वैसे भी इस पर भारी था। इसका डर कम हुआ ही कहाँ था। वो फिर से इस पर गुस्सा करने लगा था। इस कमरे में लाते हुए इसने कमरे को तार से बंद किया था, जबकि इसका यूं दरवाजा पटकना इसे मजीद खौफजदा कर गया था। क्या कर रही थी तुम वहाँ पर? बाहर मेरी पुकार की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी तुम्हें? कितनी दफ़ा आवाज़ दी मैंने तुम्हें? क्या कहा था तुमसे कमरे में जाओ? तो तुम वहाँ बाहर क्या कर रही थी? किसकी इजाज़त से तुम वहाँ बाहर गई थी? वह गुस्से से दहा रहा था। इस शख्स की निगाहें इस पर जमी हुई थी। इस घटिया जलील इंसान की निगाहें इस पर जमी हुई थी। शाबिर खुद को जलते हुए कोयले पर महसूस कर रहा था। वो शख्स क्यों इसकी मलकियत को देख रहा था? क्यों आसिर से इतनी बेगाना होकर बैठी हुई थी कि कोई इसे यूं निगाहें भरकर देख रहा था। इसे खबर तक ना हुई थी। शाह साईं, मैं मछलियाँ वहाँ। इसके खौफ से वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। वो रोज़ रात को मछलियों की खुराक लेकर वहाँ फवारे के करीब जाती थी। वो जानता था वह एक अरसे से ये काम कर रही है। हाँ, लेकिन इससे पहले वैसे यूं किसी की निगाहों के इशारे में भी तो महसूस न किया था। इसका दिल चाहा कि वो इन आंखों में जलती सलाहें डाल दे। इस तरफ मर्दान खाना है, जानती हो ना तुम? वहाँ पर मर्द हर रात का आना जाना लगा रहता है, जानती हो ना? 4 महीनों से इस घर में रह रही हो। इस हवेली में कब क्या होता है हर चीज़ से बाखबर हो तुम। तो क्यों गई थी तुम वहाँ पर? वो गुस्सा और एहतशाल से धारा दहाड़ा तो आसिर मजीद से खौफज़दा होती अपने कानों पर हाथ रख गई थी। इसके डर को देखते हुए वो अपने बालों को मुट्ठियों में भेजता कमरे में चक्कर काटने लगा था। ये आखिरी गलती माफ़ कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें पता है कि मैं मर्दान खाने की तरफ हूँ, तो मतलब साफ है कि वहाँ पर मेरे साथ कोई ना कोई मौजूद है। खबरदार खबरदार, जो आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस तरफ गई। अगर तुम पर किसी गैर मर्द की निगाह भी पड़ी, तो शाविशा के जुनून से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। अपनी तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो दहाड़ रहा था। इसके गुस्से की कोई इंतहा न थी, जबकि वो बेड पर बैठी बुरी तरह से सिसकते हुए इसे सुन रही थी। वो क्या समझा रहा था और वो क्या समझ रहा था? वो वहाँ पर क्यों गई थी? अपना आप किसी गैर मर्द को दिखाने के लिए नहीं। कोई गैर इसे देखे तो वो 7 ज़मीनों में दफन हो जाए। 4 माह से वो शख्स इतना नहीं समझ पाया था कि वो सिर्फ अपने महरम की है। वह समझ रहा था कि वहाँ मौजूद मेहमानों को अपना आप दिखाने गई थी। वह नहीं जानती थी इस पर किसकी निगाह पड़ी थी, लेकिन शाविर का ये अंदाज बता रहा था कि सारी गलती इसी की थी। मैं गंदी औरत नहीं हूँ, वो चिल्लाई थी, जबकि इसके अल्फाज पूरे करने के लिए तो ताजुब का शिकार हो गया था। मैं अपना आपको दिखाने नहीं गई थी वहाँ। मैं रोज़ जाती हूँ, इन मछलियों को खाना देती हूँ, जिन्हें आपने इस घर में लाकर सिर्फ पानी में डाल दिया है। इनको सिर्फ वक्त पर खुराक देनी पड़ती है। मैं तो बस वही देने गई थी। रोज़ देती हूँ। मुझे नहीं पता था वहाँ अंदर कोई है। मैं अपना आप दिखाने नहीं गई थी किसी को। ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ कि किसी गैर मर्द को अपने आप दिखाने के लिए। वो शिद्दत गम से सिसकती अपनी आवाज़ को मजबूत बनाते हुए बोली थी। इसके लहजे में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, जबकि सामने खड़े आदमी ने दहाड़ के इसे खामोश करवाया। बकवास बंद करो असी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम ऐसी लड़की हो? इसकी बात काटते हुए घुराया था। आपकी बातों का यही मतलब निकलता है शाहजहां, कि आप मुझे घटिया किरदार की लड़की समझ रहे हैं, जो कि गैर मर्दों को। चुप! खबरदार जो एक और लफ्ज़ निकाला, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। असीम, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। ऐसी सोच मेरे दिमाग में आने से पहले मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मर जाएगा शाविर शाह। मैं जानता हूँ मेरी बीवी अब्रे रहमत की पहले कतरे की तरह पाक है, लेकिन इस दुनिया के मर्दों की निगाहें पाक नहीं है असीर। वो तुम्हें देख रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं इसकी आंखें निकाल दूँ, और तुम बिना इसकी निगाहों का ताकत महसूस किए वहाँ पर बैठी हुई थी। क्यों बैठी थी तुम वहाँ पे? वो एक दफ़ा फिर से गुस्से से बोला था, लेकिन इसकी आंखों से अब तक वहशत टपक रही थी। आसिर के लिए इसका अंदाज समझना मुश्किल था। वह पागलों की तरह कमरे के चक्कर काट रहा था। हाँ, थोड़ी देर के बाद इस पर वही जुनून दोबारा सवार हो जाता था। आज के बाद तुम्हें वहाँ नहीं जाओगी, सुना तुमने? मछलियाँ। वो खौफ के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हवेली के अंदर आ जाएंगी तुम्हारी मछलियाँ, तुम वहाँ नहीं जाओगी। खासकर तब मेहमान खाने में कोई मौजूद हो, कोई भी का मतलब कोई भी, बेशक वहाँ कोई औरत ही क्यों ना हो, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारे सर के बाल पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़ी, तो वो दिन शाविर ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो अपनी कैफियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। वो लड़की इसके लिए क्या थी, शायद आसिर कभी समझ ही नहीं सकती थी। जबकि वो अपनी आंखें साफ करती चेहरा हाँ में हिला गई थी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। यह शख्स पागल था, जुनूनी था, और अपना जुनून वो इसके साथ साथ खुद को भी फना कर सकता था। कैसे मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकता। मैं जानता हूँ मेरी बीवी पाक है। मैं जानता हूँ तुम कभी किसी के सामने नहीं जाओगी। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, सिर्फ तुम पर ही यकीन करता हूँ। इसके पास बैठता इसे आहिस्ता से थाम कर अपने सीने से लगा गया था। वो कैसे सोच सकती थी कि शाबिर से गलत समझ रहा है? कैसे सोच सकती थी कि शाबिर ने इसके किरदार पर शक किया? वो जानता था इसकी बीवी सिर्फ की है, इसके दिल में इसकी बीवी सिर्फ इसकी है। इसके दिल पर, इसके दिमाग पर सिर्फ इसकी हुकूमत है। वो इसे गलत नहीं समझता था। वो जानता था इसकी बीवी का किरदार आला है, लेकिन वो मर्द जात का क्या करता? कितनी आसानी से लोग कहते थे ना कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। बेशक दुरुस्त थी ये बात, लेकिन भेड़ियों के जंगल में हिरन को इस बात पर यह नहीं छोड़ा जा सकता कि सारे भेड़िए भूखे नहीं है। सब मर्द एक जैसे नहीं थे। इस बात पर कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बहन बेटी को मर्दों के हजूम में अकेला नहीं छोड़ सकता। और पेशावर के लिए तो इसका सब कुछ ये लड़की थी। इन निगाहों को याद करते वो एक दफा फिर से पागल हुआ था।
इसकी दिमाग की रगें फिर से फड़कने लगी थी। वो जल्दी से बेड से उठा, अपने सिगरेट की डब्बी उठाकर कमरे से निकल गया था। जबकि इसका गुस्सा ठंडा ना हो जाता, इस कमरे में रहकर वो सिर्फ और सिर्फ अजीज को अजियत दे सकता था। नसीर खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को वजूद को देकर अपनी निगाहों को सुकून पहुंचाने की? वो गुस्से से सीढ़ियों से उतरता बाहर निकल गया था। इसका इरादा सीधा मैदान खाने की तरफ जाने का था। वो गुस्से से भड़कता हुआ मैदान खाने में वापस आया था, जहाँ काफी सारे कमरे थे। वो तेजी से इस कमरे की तरफ आया था जहाँ इसने आज रात के लिए नसीर खान को ठहराया था। वो गुस्से से दरवाजे पर टकने वो गुस्से से दरवाजा पर टकते हुए अंदर दाखिल होता हुआ नसीर खान का किरबान अपने हाथ में झंझोड़ते हुए इसके गर्दन को अपने हाथों में दबोचता इसे दीवार के साथ पटक चुका था। शाविशा, पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो भी गुस्से से बोलता शाविर की तरफ आया ही था कि इसके एक जोरदार मुक्के ने इसके मुंह पर कि इसने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर दे मारा था और फिर बिना इसका लिहाज करते हुए अपना जुनून में पागल होता एक के बाद एक गुस्सा इसके मुंह पर मारता चला गया था। नसीर खान के लबों से खून बहने लगा था, जबकि इसकी आंख का किनारा भी शाविर के जोरदार हाथ की वजह से फट चुका था। इस वक्त इसके गुस्से की कोई इंतहा ना थी। इससे पहले के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इसका गार्ड तेजी से अंदर दाखिल होता शाविशा को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन इस वक्त जो वहशत इसके सर पर सवार थी वो इसे दूसरी सांस नहीं लेने दे रही थी। वो कैसे इस इंसान को छोड़ देता, जबकि नसीर खान खुद भी परेशान हो गया था। आखिर शाविशा को हुआ क्या था? थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था। छोड़ दो मुझे, मैं इस आदमी को जान से मार डालूंगा। मैंने इसे अपने घर आने की इजाजत दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर निगाह डालने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर आंख उठाने की? मैं इसे जान से मार डालूंगा। वो एक दफा फिर से अपना हाथ छुड़ाता नसीर का गिरबान दबोचता इसे फिर से दीवार के साथ पटक चुका था। शाविर शाह, खुदा क्या वास्ता है, मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम न लगाओ। मैं हूँ अयाश, हूँ हवस परस्त, लेकिन मेरी निगाह आज तक किसी की इज्जत पर नहीं उठती। हाँ नाच हाँ लड़कियों का नाच हाँ लड़कियों का नाच देने देखने का शौकीन हाँ लड़कियों का नाच देखने का शौक रखता हूँ, और ये शौक मुझे मेरा पैसा देखने की इजाज़त देता है। मेरे घर में भी माएँ बहनें हैं, मेरी भी इज्जत है। किसी दूसरे की इज्जत पर नजर रखने से पहले मैं अंधा हो जाऊँ। मैं समझता हूँ बाहर वो जो कोई लड़की बैठी थी इसके लिए परेशान हो रहे हो, जिसे तुम मेरे सामने अंदर लेकर गए थे। मुझे एक फ़ोन कॉल आ गई थी, यहाँ अंदर सर्विस नहीं आ रही थी। सोचा बाहर निकल जाता हूँ। अगर अंदाज़ा होता कि वहाँ बाहर तुम्हारे घर की कोई औरत बैठी है तो यकीन करो वहीं पैर रखने से पहले नसीर खान मजबूर हो जाता। मेरी भी बहनें हैं शाविशा, मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कसूर है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दो मुझे, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसे निगाह भर कर भी नहीं देखा। ये समझते ही कि वो वहाँ कोई औरत बैठी है, मैं वहाँ से पलटने लगा था जब तुम वहाँ पर आ गए। साईं, वो सच कह रहे हैं, यहाँ अंदर सर्विस नहीं है। इसके नेटवर्क की मैंने इनसे कहा था कि अगर इन्हें किसी से ज़रूरी बात करनी हुई तो वो इन्हें मैदान खाने से बाहर निकलना होगा। मेरा कसूर है साईं, मैंने ये नहीं बता पाया कि वो फवारे की तरफ ना जाए, वहाँ घर की खवातीन होती हैं। इसका गार्ड बोल रहा था, जबकि वो गुस्से से नसीर को पीछे हटाता कमरे से बाहर निकल गया था। साईं, मैं आपका इंतजाम कहीं और करवा देता हूँ, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। कहा चावे के पीछे जाने के बजाय इसे देखते हुए नसीर हल्का सा मुस्कुराया था। कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रुकूंगा मैं। वो यार है मेरा, अगर हाथ उठा भी दिया तो कौन सा कोई क़यामत आ गई। नहीं नहीं दोस्ती में यकीन दिलाने में वक्त लगता है। ऐसा करना, मरहम पट्टी ला देना, मुझे हाथ बहुत भारी है तुम्हारे साईं का। वह मुस्कुराते हुए बोला तो शाविर का गार्ड कमरे से बाहर निकल गया था। रीदा कमरे में दाखिल हुई तो उसे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हुए देखा था। वो तेज़ी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें और कुछ डॉक्यूमेंट्स को बैग में डाल रहा था। वो हैरत से इसे देख रही थी। जितनी तेज़ी से वो काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा है। इसके आने की खबर तो इसे तभी लग गई थी जब वो घर के अंदर आया था। वो इसे देख चुकी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो सबके सामने इसे लड़े झगड़े। वो कुछ नहीं जानती थी निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, जीनत के साथ इसका रिश्ता कैसा चल रहा था। जितनी बुरी इस जीनत की हालत थी, इसे लगा नहीं था कि वो कभी भी वारद शाह से शादी करेगा। इस लड़की की हालत ऐसी थी ही नहीं कि वो शादी के काबिल ही नहीं थी। इसे देखकर अजीब सी कराहत महसूस होती थी। रिदा को वो कितनी हसीन थी, कितनी खूबसूरत थी। ऊपर से 7 महीनों की प्रेगनेंसी ने इसके हुस्न को दोगुना बढ़ा दिया था। ममता के नूर ने इसके चेहरे को अलग ताजगी बख्शी थी, लेकिन फिर भी इसका ये जालिम शोहर इस पर निगाह नहीं डालता था। और जिस लड़की का वो दीवाना हुआ पड़ा था तो वो तो सारी कटी पटी थी। इसकी हालत ऐसी ही थी ही नहीं थी कि कोई मर्द इससे शादी करता। इसकी हालत को देखकर वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो लड़की इसकी बीवी होने के हकूक अदा नहीं कर सकती थी। फिर भी वारिस शाह इसका दीवाना हो गया था। इसने इस डॉक्टर से सब कुछ पूछा था। इसका कंठ इंतहाई गहरा था और जिस्म पर पड़ने वाले निशान अब ताउम्र इसके साथ रहने वाला था। और डॉक्टर की बात पर रिदा खुशी की इंतहा पर थी। बादशाह तो अपने लिबास पर कोई शकन तक बर्दाश्त नहीं करता था। वो एक दाग वाली बीवी को कबूल कर लेगा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। शाह कभी इस औरत को अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं दे सकता था। वो दाग वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता था। दाग वाली औरत कैसे इस्तेमाल करता, लेकिन रिदा शायद ये नहीं जानती थी कि एक बेजान चीज़ और एक जानदार औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और औरत भी वो जिससे वो दीवानों की हद तक मोहब्बत कर बैठा था। वो इसके लिए लड़ रहा था, इसके लिए मर रहा था। आखिर क्या करता इस लड़की में, आखिर था क्या इस लड़की में। इसे तो इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी। एक आम सी लड़की थी, आम सी शक्ल और सूरत और जिस्म पर दाग वाली। ऐसी दागदार औरत से बादशाह मोहब्बत कर बैठा था। नहीं, हरगिज़ नहीं। रिदा ने एक नज़र से देखते हुए खुद को आईने में देखा था। वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी मुकम्मल थी। सर से पैर तक सिपो सिपी सी की थी और इसे छोड़कर भी जा रहा था। वो भी एक ऐसी औरत के पास जो अपनी खूबसूरती खो चुकी थी। इसे तेजी से काम करते देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। अपनी चादर उतार कर एक तरफ रखती वो छोटे से
हमलाबाज दुपट्टे में इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। हमेशा की तरह भारत इसे नजरअंदाज करता अपने काम में मसरूफ था। यकीनन वो आज यहाँ इसी काम के सिलसिले में आया था, वरना इतने दिनों से तो इसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। वो कितना तड़पती थी इसे देखने के लिए, इसे छूने के लिए, और ये जालिम इंसान इसकी तरफ निगाह करना भी खुद पर हराम किए हुए था। वो आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रख गई थी। भारत ने गुस्से से मुठ्ठियां बेची थी, फिर इसे इग्नोर करता अपने काम करने लगा था। यहाँ आने से पहले जीनत ने इसे अपनी कसम दी थी कि वो रिदा को कुछ नहीं कहेगा, बल्कि रिदा को पता भी नहीं चलने देगा कि वो कभी यहाँ पर आई थी। यहाँ तक के निकाह के बारे में भी इसे नहीं बताएगा। इसे डर था कि कहीं रिदा खुद को कुछ या अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो इसे इग्नोर करता अपने काम में मसरूफ था। जब रिदा ने इसकी तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स ना पाते हुए अचानक इसके गिर्द अपने बाजू हायल करते इसके पीठ पर अपना सर रख दिया था। इसने इतनी सख्ती से इसे पकड़ा था कि भारत को अपने सीने के बाल खींचते हुए महसूस हुए थे। पीछे हटो रिदा, इसने काफी सख्ती और गुस्से से कहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई असर न हुआ था। इसके लबों का लम्स इसने अपने पीठ पर बिखरते हुए महसूस किया था। इसका दिल तो चाहा कि एक झटके से सूरत को खुद से दूर करे, उसका नाजुक चेहरा थप्पड़ों से सुझा दे। वह गैर मर्द के साथ हवेली से निकलकर शहर तक गई थी। इस खानदान की औरतें आज तक कभी किसी गैर मर्द के साथ सफर नहीं करती थी, बेशक कितना ही पुराना मुलाजिम क्यों ना हो। लेकिन औरतों के मामले में वो कभी किसी मुलाजिम पर यकीन नहीं करते थे, और वो 3 घंटे का सफर तय करके गई थी। ये बेएतबारी सिर्फ मर्द मुलाजिमीन के लिए ही नहीं थी, बल्कि औरतों के लिए भी थी। वो किसी औरत के साथ भी अपने खानदान की किसी बेटी को बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि आज से 20 साल पहले वो अपना एक कीमती हीरा घर की मुलाजमा के हाथों ही खो चुके थे। क्यों छोड़ूं ताकि आप इस तवाइफ के पास चले जाएं? इसके लहजे में करब था, जबकि इससे ज्यादा बर्दाश्त वारिशा के बस से बाहर था। वह एक झटके से इसे खुद से दूर कर गया था, लेकिन इसके जहन से ये बात निकली न थी कि वह इसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह इसका बाजू थामता इसे बेड पर बिठा गया था। वैसे ज्यादा नरमी की तवक्को नहीं रख सकती थी। इसके यूं अपने बेहद करीब बैठाने पर वो खिलखिलाकर हंसी। शायद इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी थी। जिस तरह भारत ने इसे खुद से अलग करते दूर किया था, अगर इसकी जगह कोई औरत इज्जत नफ्स वाली होती तो डूबकर मर जाती। वो अपना दुपट्टा अपने ऊपर से उतारती इसके सामने बेड पर बड़ी बेबाकी से लेटी थी। पारशाह ने इसकी बेबाकी अंदाज पर निगाहें फेर ली थी। वह इससे किसी भी तरह की बेबाकी की उम्मीद कर सकता था। शादी के 2 सालों में इसने रिदा की बेशर्मी के सारे रंग देखे थे, और जिस तरह इस वक्त वह बेशर्मी दिखा रही थी, वो गुस्से से सिरों होने लगा था। निगाहें ना फेरिए मुझसे, बताइए क्या कमी है मुझ में वारिस शाह, आज बता दीजिए मुझे। आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो आपको वो औरत मुझसे बेहतर लगती है, जो सर से पैर तक सिर्फ दाग है। किरदार का दाग, जिस्म का दाग, किस चीज़ को छुपाएंगे आप? कोई बकवास मत करना रीता, क्योंकि अगर आप तूने जीनत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम्हारे मजीद बोलने के लिए तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहेगी। वो इसे वॉर्न कर रहा था, जबकि रीता को आग ये बात लगा रही थी कि वो सिर्फ इसे वॉर्न नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसके खूबसूरत सिरापे को नजरअंदाज कर रहा था। इसे देखकर वारिस शाह के दिल में कोई जज्बा पैदा ही नहीं होता था। यहाँ तक कि कभी कोई ज़रूरत तक इसे खींचकर इसके करीब नहीं लाई थी। इसके बीच ये हलाल रिश्ता भी इन्हें एक दूसरे के करीब ना ला सका था, सिर्फ और सिर्फ इस दूसरी औरत की वजह से। खामोश क्यों हैं आप? मैंने हर वो कोशिश करी जिससे मैं अपना शोहर को अपना बना सकती हूँ। 2 साल दिन रात तड़पती रही हूँ आपके लिए। आज जवाब दें मुझे, क्या कमी है मुझ में? आखिर किस चीज़ की कमी है मुझ में जो मेरे शोहर को मैं नजर नहीं आती? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? सिर्फ आपकी खातिर आपके पूरे खानदान की खिदमतें करती हूँ, ताकि आप सिर्फ एक दफ़ा मुझसे प्यार से देख लें। मेरी बेचैनी, मेरी मोहब्बत, मेरी तरफ सब कुछ आपके लिए एक ड्रामा है। इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि आपको मेरी तकलीफ भी नजर नहीं आती। इसके इस तरह से नजरअंदाज करके दोबारा अपना काम करने पर वो सीधी होती है। अब की दफ़ा रो पड़ी थी। भारत ने इसकी तकलीफ लफ्ज़ पर इसकी जानिब देखा था। तकलीफ कहाँ है तुम्हें तकलीफ? वो बेचैन होता इसे पूछने लगा था। वो तलखी से हंसी थी। ये बेचैनी इसके लिए नहीं थी, बल्कि इसके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए थी। दिल में है तकलीफ, बहुत है मेरा दिल तड़पता है आपके लिए। कहते हैं सच्ची मोहब्बत इंसान को कभी ना कभी मिल ही जाती है, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैं 20 साल से इस घर में रह रही हूँ, 20 साल से आपको देख रही हूँ, आपसे मोहब्बत कर रही हूँ। क्या किसी की मोहब्बत को जीतने के लिए 20 साल काफ़ी नहीं होते? वो बुरी तरह से रोते से सवाल कर रही थी। तुमने मोहब्बत मांगी कब थी दीदा? तुमने मुझसे कहा कुछ और मांगा था। याद करो, अपने अल्फाज याद होंगे तुम्हें। तुमने मुझसे कहा एक रात मांगी थी, जिसे मांगा था तुमने मेरा। एक रात की हवस थी तुम्हें, जिसे तुम मोहब्बत कहती हो। मैंने तुम्हें शोहर बनकर अपनी कुर्बत की रात बख्शी थी, जिस रात का नतीजा ये बच्चा है। वो जैसे आज हिसाब बेबाक करना चाहता था, तो क्या करती? आपने कहा मोहब्बत आप दे नहीं सकते, दुनिया की हर चीज़ लाकर मेरे कदमों में रख सकते हैं। तो आप बताएं, मैं आपसे क्या मांगती? मुझे तो मोहब्बत चाहिए थी ना, जो आप नहीं दे सकते थे। तो सोचा आपसे एक रात मांग लेती हूँ, हो सकता है ये रात मेरे करीब आपको मेरे करीब ले आए। लेकिन नहीं, आपका दिल नहीं पत्थर है, और इस पत्थर पर सब भटक भटक कर मैं थक चुकी हूँ। कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आया। तब आपसे एक रात मांगी थी, जो आपने मुझे मेरा हक समझकर नहीं बल्कि भीख की सूरत दी थी। लेकिन अब तो आप भीख भी अपनी एक नज़र तक नहीं देते। वो बुरी तरह से रोती, अपना सर पीट रही थी। इसका जल्हाना अंदाज वालिद के दिल में किसी तरह की कोई हमदर्दी न जगा सका था। आपको पता है वालिद शाह, रोज़ से महशर मेरी तरफ का हिसाब होगा। इस दिन आपसे बीवी के हकूक़ का सवाल होगा, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं ज़बरदस्ती के तलब को नहीं मान रहा सीधा, ये बात तुम भी जानती हो, और हिसाब सिर्फ मेरा नहीं होगा, तुम्हारा भी होगा। मैं अपने किए का जवाबदार खुद हूँ। तुम सोचो, अपनी बिकी हुई कोक का हिसाब किस तरह से दोगी? तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है रीता, लगता है प्रेगनेंसी तुम्हारे सर पर सवार हो गई। इस रात तुमने मुझसे सिर्फ एक रात नहीं मांगी थी। इस रात तुमने मुझसे मेरा सिर्फ जिस्म नहीं मांगा था, बल्कि इस रात तुमने मुझसे कुछ और भी मांगा था। इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट थी, रीता की निगाहें झुकी थी। वो कुछ बोलने के काबिल न रही थी। इस रात तुमने अपनी कोक का सौदा किया था, तुमने मुझसे मेरे बच्चे का सौदा किया था, याद है तुम्हें? या कुछ और भी याद दिलाऊं? मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। वो अपना बैग बंद करता इसे उठाते हुए बाहर निकला था। जब तेजी से उठते हुए इसके पीछे आई थी। भारत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे यूं छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत तरपाए, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। अगर आज आप चले गए ना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मुझे आपकी ज़रूरत है। उसके पीछे पीछे आ रही थी।
कहाँ है इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग, कहाँ है वो बड़े जो कहते थे कि तुम सिर्फ़ निकाह करो हम सँभाल लेंगे, आकर सँभालिए अपनी बहू को, क्योंकि मेरे पास इतना फ़ालतू टाइम नहीं है इस पर बर्बाद करूँ। वो सीढ़ी से उतरता इतनी ऊँची आवाज़ में दहाड़ा था कि सब लोग बाहिर आ गए थे। रिदा का तरफ का रोना किसी की निगाहों से छुपा हुआ नहीं था। इस वक़्त दुनिया का सबसे ज़ालिम शख़्स यकीनन इस सबको वही लग रहा था जो रिदा को तड़पते-सुलगते छोड़कर बड़े दरवाज़े से बाहर निकल गया था। दवा रिदा मेरी बच्ची, आमना बेगम भागते हुए इसके पास आती थी, थाम कर अपने सीने से लगा गई थी, जो आधी सीढ़ियों पर बैठी तरफ-तरफ कर रो रही थी। अम्मी से तरस नहीं आता मुझ पर, अम्मी से तरस क्यों नहीं आता मुझ पर? क्या कमी है मुझ में? अम्मी क्या कमी है मुझ में? वो तरफ-तरफ कर रोती खुद को तकलीफ दे रही थी, जबकि इसका इस तरह से रोना वहाँ मौजूद सब लोगों के दिलों में वारिद के लिए एक गरासी बन रहा था, जो शायद आने वाले वक़्त में कभी न खुलती।